हेलो हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। वेलकम टू टुडेज क्लास। जो भी लोग ज्वाइन किए हो, प्लीज कुछ चैट एक्सेस है तो हाई कर दो, ताकि मुझे पता चले कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। कौन कौन सी सिटीज से आप ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा बता दो, मुझे अच्छा लगेगा। राजस्थान, लखनऊ, पुणे, नोएडा, सीकर, महाराष्ट्र, बदाऊं, रीवा, हिमाचल, कोलकाता, रायपुर, जयपुर, मतलब सभी जगह से ज्वाइन कर रहे हैं। नेपाल से भी है सुनील। वेलकम वेलकम सुनील। बहुत अच्छा लगा कि आप नेपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक नेपाल के एग्जामिनेशन सिस्टम्स भी काफी रेलेवेंट होंगे इंडिया से कंपैरेबली, और इनफैक्ट ये सेशन काफी यूजफुल होगा सभी के लिए जो किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं कहीं भी। क्योंकि मैंने कई सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स भी दिए हैं, तो मुझे पता चला है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो माइंड नहीं करती, इंडिया में हो चाहे बाहर हो। हम्म। अमरोहा, शिमला, रांची। ग्रेट। आ, राम पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान में। हम्म। दामोदर व्यास जोधपुर से हैं। वेलकम दामोदर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारे लोग आ गए हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से भी कोई है। वेलकम वेलकम अली हमजा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा आप लोग अलग अलग कंट्रीज से हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं। अभिषेक पूछ रहे हैं ऋषभ जैन को कैसे जानते हैं। ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। सो वीडियो के बारे में बता देता हूँ आपको कि जो रिकॉर्डिंग है इस सेशन की, अगर आपसे कुछ मिस हो जाए, छूट जाए, आप वापस से विजिट करना चाहें, तो आपको इसका सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग आपको कल ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। ईमेल में आपके पास लिंक आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ओके। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको वो रिकॉर्डिंग आप आई थिंक 1 महीने तक एक्सेस कर पाएंगे। आई वुड सजेस्ट आप सभी लोग अपने साथ में कोई नोट पैड और पेन लेके बैठिए। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, तो वो दिमाग में ना रहे, इसलिए उससे नोट करते जाइए। ये बेटर रहेगा। बस थोड़ी देर में एक एक दो मिनट में और लोग जुड़ जाएं, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। ओके। हमारा जो सेशन है, इट विल बी मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। बट मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई कि important पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु कैनॉट अंडरस्टैंड हिंदी। But nonetheless, all the things which I will be covering, the main points of those are written in the PPTs in English language only. So the PPT is in English language. You won't be having much trouble. Okay. कोई भी ट्रबल आपको नहीं होगा, क्योंकि मैं हिंदी में बोलूंगा मेनली, मगर मैं इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पीपीटी में ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैंने। तो मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ओके। ओके, हिंदी इंग्लिश की वॉर प्लीज मत स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। आ, हम लोग आराम से हर चीज हर एक को समझा के वी विल वी विल टेक एवरीवन टुगेदर। ओके। या ऑफ कोर्स। राइट। सो अराउंड 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं आपसे आपको समझा रहा हूँ, उस बीच में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आए तो आप उसको चैट में मत डालिएगा। चैट में केवल आप मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए मैसेजेस डाल सकते हैं। वो एक उसमें से मैं क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूँ। सो देयर विल बी अ सेपरेट टैब विच विल बी डिस्प्लेड नेम्ड Q&A। Q&A नाम का एक टैब है, उस पर आप जाकर क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। सिर्फ वहीं से मैं क्वेश्चंस पिक करूंगा जो आपको आंसर करने होंगे।
So put your questions in the Q&A tab only, not in the chat. चैट में आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, मगर आप क्वेश्चन नहीं डाल सकते. पोल्स होंगे कुछ जो मैं आपको बताऊं दूंगा देने के लिए, मगर जस्ट अ सेकेंड. ओके, हाँ. सो मैं कह रहा था कि मैं आपको कुछ पोल्स दूंगा, कुछ सिंपल क्वेश्चंस होंगे जिनके आप आंसर एक एज अ वोट दे पाएंगे, जिससे मुझे कई सारी चीजें पता चलेंगी आप लोगों के बारे में, मैं समझ पाऊंगा. सो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक टाइम इज ऑलरेडी ओवर, ओवर 2 p.m. ओके, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ. Okay, so welcome everyone to the Zoom masterclass of secrets to crack any exam. Must know secrets हैं हर एक स्टूडेंट के लिए. बहुत मजा आने वाला है, 2 घंटे का पूरा सेशन होगा. At the end we will also have a Q&A session. So काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. Some people मैं देख रहा हूँ they are raising their hands. Please you can post your questions in the question tab. I cannot answer each and every query by raising hands. Okay, so you can raise hand but it won't be any benefit to you. आप Q&A में post कर दीजिए your questions. So let us start. एंथनी हॉरोविट्स एक बहुत ही renowned novelist है. He said that you cannot defeat your enemies unless you know who they are. So बहुत ही important message है. He saying that आप अपने enemies को पहले पहचानो before going to a war. और हमारा enemy as a student, our enemy is the exam and we have to defeat that exam. और इस एग्जाम को डिफीट करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ता है कि व्हाट इज द एग्जाम अबाउट. वो क्या पूछने वाला है, कैसे हमसे पूछने वाला है, क्या स्ट्रेटेजीज हम लगाएंगे कि हम उसे डिफीट कर पाए. और कई सारी चीजें हमें क्लास में पढ़ाई जाती हैं, हमें सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जाता है. वी आर टॉट ऑफ ईच एंड एवरी सिलेबस, कोर्स, एवरीथिंग, but we are not taught about the intricacies, the secrets, the basic concepts, and which are very common. If you apply a little common sense, you can easily identify कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमसे मिस आउट हो जाती हैं, जिस कारण हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम में आंसर नहीं कर पाते किसी क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी. तो उन चीजों में हमारा नुकसान ना हो, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है. और उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे कि आज आपकी क्लास में जितना ज्ञान हो सके हम दे पाए. सबसे पहले एक क्विक लेंगे हम. आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर. और आप अपने इस पोल का आंसर दे सकते हैं. मैंने लॉन्च कर दिया है, आपको पोल मिल जाएगा ये. इसमें आप आंसर दे सकते हैं कि कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं. तो फटाफट से मुझे अपने आंसर्स बता दीजिए, मुझे पता चले कि किस टाइप की ऑडियंस ज्यादा है आज के सेशन में, ताकि मैं उस तरह से आप सबकी डिमांड्स को केटर कर पाऊँ, आप सबकी क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ आज के एग्जाम में. ओके, सो सबसे ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ, आई कैन सी दैट सबसे ज्यादा लोग दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And second is the college entrance exams. These are the two most famous fields which are very popular competition exams जो जॉब के लिए दिए जाते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम जैसे आईआईटी, जेई, क्लैट, नीट, ये सब चीजें जो कॉलेज एंट्रेंस के लिए दी जाती है. सो ओके, नेक्स्ट थिंग, एक और पोल मैं आपके लिए लेके आया हूँ. आपने
इस मास्टर क्लास के लिए के बारे में आपने कहाँ से सुना? ओके, मैं इस just a second. Prachi, can you help me trigger this poll? I cannot do that poll trigger. Can you help me? Sir, you have to end the previous poll and then you have to launch this one. Okay, just a second. हाँ, एक और फटाफट से आंसर दे दीजिए पोल का। एक और पोल लाइव हो चुका है, वेयर डिड यू हियर अबाउट दिस मास्टर क्लास फ्रॉम, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि फ्रॉम वेयर यू गाइज हैव कम टू आवर मास्टर क्लास। तो सबसे ज्यादा आंसर आई एम सीइंग यू हैव कम सीइंग द वीडियोस ऑफ यूट्यूब, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम सरप्राइज कुछ लोग अदर्स भी लिख रहे हैं। प्लीज जो लोग अदर्स लिख रहे हैं वो चैट में मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ से सुन के आए इस मास्टर क्लास पे। जो अदर्स वाले हैं प्लीज बता दीजिए ताकि मैं आगे अगले फ्यूचर पोल्स में और ऑप्शंस ऐड कर दूंगा। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं एलएलए से, या थैंक यू एलएलए फॉर दिस, फ्रेंड से, ओके ब्रदर से, ओके राइट। सो नेक्स्ट विल बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मी। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। माय पर्सनल इंट्रोडक्शन इज नॉट मच रेलेवेंट इन दिस क्लास। मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता हूँ। मैंने आईआईटी जेई क्रैक किया था। आई डिड बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई क्रैक द आईआईटी जेई एंट्रेंस एग्जाम, जो आजकल मेंस और प्री होता है। पहले केवल आईआईटी जेई एग्जाम हुआ करता था, जो आईआईटी जेई एंड एआई ट्रिपल ई, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। सेकंड, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स भी मैंने क्रैक किया था, एंड आई वाज वर्किंग विद वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स। फिर आई स्विच टू गवर्नमेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एग्जाम मैंने क्रैक किया। देन गेट एग्जाम विच इज फॉर द एंट्रेंस इनटू मास्टर्स इन आईआईटीज एंड फॉर वेरियस पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जॉब रिक्रूटमेंट के लिए भी होता है, तो गेट का एग्जाम भी क्रैक किया था। उसके बाद मैंने यूपीएससी आईईएस एग्जाम क्रैक किया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें AIR 3 में लेके आया था। और फिर JLPT जो जापानीज लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो भी मैंने क्रैक किया था। अब मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस डिटेल्स। मैं इस पूरे लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा कि मैंने ये स्लाइड यहाँ पे क्यों लगाई, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो आपको बाद में समझ में आएगा, राइट। तो आज हम क्या सीखेंगे, व्हाट विल वी लर्न टुडे इज फर्स्ट, ये सेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो है कि बिफोर द एग्जाम हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम से पहले की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एंड अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हाउ टू डू द मेंटल प्रिपरेशन, कि हमें कैसे एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है। एंड सेकेंड पार्ट विल डील विद ड्यूरिंग द एग्जाम, जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया है, व्हेन वी हैव द क्वेश्चन पेपर, हाउ टू डीकोड द क्वेश्चन पेपर, कैसे हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या ट्रिक्स लगानी है जिससे हम अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, और टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो टाइम हमेशा कम ही होता है। हमेशा एक क्राइसिस की सिचुएशन होती है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो इस सिचुएशन को कैसे डील करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस कारण लोग नहीं कर पाते कई सारे, वो मैं बताऊंगा। सो राइट, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक कि एवरीवन अपने अपने पेपर्स या नोटपैड्स में आप इस तरह का एक फॉर्मेट बना लीजिए। मैं आपको एक 4 क्वेश्चंस का एक एग्जाम लूंगा, छोटा सा एग्जाम होगा आपके लिए, और उसका आपको आंसर देना होगा। आप फटाफट से बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। टाइम इसके अंदर 2 मिनट मैंने रखा है, पर अभी मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया, मैं केवल 1.5 मिनट्स आपको दूंगा। ओके, तो आप फटाफट से बना लीजिए। मैं 20-30 सेकेंड ज्वाइन वेट करके फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ।
ओके राइट, आप इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि आपको क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, सिर्फ आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं इससे आपकी कोई स्कोरिंग नहीं करने वाला हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट जस्ट एज अ प्रैक्टिस फॉर एंजॉयमेंट फॉर फन है ये। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ ओके, तो टाइम अप हो चुका है। टेंशन की बात नहीं है, अगर आप क्वेश्चंस देख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं। कीप योर आंसर कॉपी सेफ टिल द वेरी एंड, और हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने ये एग्जाम क्यों लिया था। ओके, सो अभी इस पे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसको साइड में रख दीजिए। जो आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, मैं लास्ट में आंसर जो बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। जब भी हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, देन व्हाट डू वी डू, हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्या पहली थिंग है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम? आपको पता चला है कि आज मेरा कोई नोटिफिकेशन निकला एग्जाम का, या मुझे आज तय किया है मैंने कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा, या मैं कोई भी एक्स एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ? आप चैट में मुझे फटाफट बता सकते हैं क्या हम करते हैं। सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का एक ही आंसर होता है, जो कि है सिलेबस। हम सभी लोग ये देखते हैं कि हम सिलेबस का एनालिसिस करें, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। अब सिलेबस सब लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी है। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो केवल कुछ ही लोग कर पाते हैं। अब्राहम लिंकन एक बहुत ही यूएसए के प्रेसिडेंट थे। काफी फेमस कोट्स उनकी हैं, उनमें से एक कोट है कि अगर आप मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दोगे, आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 आवर्स शार्पनिंग द एक्स। और उसी तरह से ये जो एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले का जो थोड़ा सा टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली हम इस पे आधे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1 या 2 दिन लगाएंगे। बट हम उससे पहले ये तैयारी कर लेंगे कि हमें सिलेबस को किस तरह से एनालाइज करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करने से पहले, लोग ब्लाइंडली कोई भी किताब लेके पढ़ना चालू हो जाते हैं। उससे पहले 1 दिन लगा के हमें अच्छे से कुछ सोचना चाहिए, जो कि मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो सिलेबस एग्जाम्पल, एक ये टेक्निकल एग्जाम है, कोई भी एक एग्जाम है, उसके अंदर 14 सब्जेक्ट्स आएंगे। ये सिलेबस है किसी एग्जाम का। तो आप मुझे चैट में ये बताइए कि हाउ विल यू प्लान इट? आप कैसे प्लान करेंगे? आपके पास सपोज 7 मंथ्स का टाइम है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप कैसे प्लान करेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट हम कितने टाइम में करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे? अ, कुछ भी, जो भी आपके मन में थॉट आता है इसको देखकर। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हार्डेस्ट से इजीएस्ट करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, जिसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा उसको पहले लेंगे। और कुछ लोग काफी सही आंसर दे रहे हैं, जो कि है वेटेज ऑफ चैप्टर्स, या फिर सबसे ज्यादा जो मार्क्स गेन ले रहा है उसको। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो सिलेबस को एनालाइज करते समय हमें देखना चाहिए। पिछले 3 साल में, ये एक एग्जाम्पल है,
मैं कोई ट्रू रेफरेंस कोट नहीं कर रहा हूँ। फॉर एक एग्जाम्पल, पिछले 3 साल में इन सब्जेक्ट्स में से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी एग्जाम में। तो अब आप मुझे बताइए, जिस सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब्जेक्ट कौन सा है? ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग। और जिस सब्जेक्ट में से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो हमें अपना सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ऐसे सब्जेक्ट्स को जो हाई स्कोरिंग है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे हमारे। और ये तय है, पिछले 3 साल 4 साल का हम ट्रेंड देख रहे हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं। तो वो सबसे पहले, अगर पहले ना सही तो कम से कम सबसे अच्छे से हमें तैयार करने चाहिए। और उनके अंदर हमें तो वीक बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप सोचें कि यार पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से मैं बोर होता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, या मैं इसमें कमजोर हूँ तो मैं ये छोड़ देता हूँ, बाकी टॉपिक्स कर लेता हूँ, तो आप कर तो लेंगे मगर इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, बिकॉज आप एग्जाम के एक बड़े स्कोरिंग पॉइंट को छोड़ देंगे। तो आप मतलब 22 क्वेश्चंस तो आप वैसे ही फॉरगो कर लिए। तो ये सबसे बेकार स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इज वेरी टफ फॉर मी और इसमें मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और इसमें से केवल 2 ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं बड़े आराम से। बट सिलेबस को एनालाइज कीजिए कि आपको क्या ज्यादा स्कोर करने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, ट्राई टू फाइंड द ऑफिशियल सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, जो नोटिफिकेशन जिस वेबसाइट से आया है, जो ऑफिशियल सोर्स है। दूसरा, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट को चेक कीजिए और फिर एनालाइज कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तीसरा, ओवर स्टडी मत कीजिए उन सब्जेक्ट्स को जिनका लो वेटेज है। बहुत कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को बहुत बार रिवाइज कर रहे हैं, उसको उसके अंदर डीप में जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। डीप में जाने की जरूरत है ऐसे सब्जेक्ट्स में जिनमें मार्क्स ज्यादा आएंगे। और टाइम अलोकेट उसी हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से उन सब्जेक्ट का वेटेज है। अगर आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आप 15 दिन दे रहे हैं और इसके अंदर आप 2 महीने लगा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा गलत हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आती है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल हमारे पास में बहुत सारा अवेलेबल होता है मार्केट में, कई सारी बुक्स हैं, कई सारे नोट्स हैं, पेपर्स हैं, ये हैं वो हैं, सारी चीजें लीजिए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपीरियंस्ड लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। जो भी एक्सपीरियंस्ड है, आपके सीनियर्स हो, आपके टीचर्स हो, उनसे कंसल्ट करके कोई चीज लीजिए, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस बुक का क्या रेलेवेंस है, किस जगह से आपका पेपर बनेगा। कई सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जहां से शॉर्ट शॉर्ट होता है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो मैं ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम दिए और मैंने ये देखा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आपने नहीं किया ना, अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया तो आप डिसएडवांटेज में जरूर रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक्स जरूर होनी चाहिए आपके पास। आपके पास कोर्स वर्क पूरा भर भर के है, आपने 10 किताबें खरीद ली जिसमें आपके पास थ्योरी है, मगर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं है। अगर कोई एक टॉपिक आपने स्टडी किया है तो आप उस पर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जहां भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो सारे कर लीजिए। पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नॉर्मल 80-90% एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बैंक्स ऑलरेडी सर्कुलेट होती हैं, इधर उधर होती हैं, वहीं से पेपर बन के आता है। कई कुछ ही एक दो एग्जाम्स होते हैं जिसमें बहुत मेहनत करके एग्जामिनर्स एक नया ही क्वेश्चन बनाते हैं। अदरवाइज 80% क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं या फिर किसी ऐसे सोर्सेज से आते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आपकी क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो ये तो था प्रिपरेशन करने से, स्टार्ट करने से पहले का। अब है कि हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएं। तो सबसे पहले तो भाई आता है कट ऑफ। कट ऑफ बहुत ही बहुत ही फेमस चीज है। हर एग्जाम के खत्म होते ही हमें सबसे पहले कट ऑफ का इंतजार होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मगर ये जो कट ऑफ का जो इंतजार और कट ऑफ का एनालिसिस है, वो एग्जाम के खत्म होने के बाद में हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए तैयारी शुरू करने से पहले। कट ऑफ पहले पता कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम की कट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल केस वन, 87 आउट ऑफ 100 है और टाइम उस एग्जाम का था 60 मिनट्स, तो अब आप ये सोचिए कि इस में 100 क्वेश्चन में से हर एक सेलेक्टेड बंदा कम से कम 90+ क्वेश्चंस करके आया हुआ। और ये अगर 90+ क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चंस का नेचर इस तरह का होगा कि क्विक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिनमें देयर विल बी टू मच सॉल्यूशन। और ऐसा पेपर नहीं होगा जो काफी टफ होगा, पेपर विल बी वेरी इजी। दैट्स व्हाई पीपल आर एबल टू अटेम्प्ट
87 क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। ऐसे एग्जाम्स का नेचर जनरली इसी तरह का होता है। तो आपकी आपकी स्ट्रैटेजी भी उसी तरह की होनी चाहिए। हम आपको उस समय सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस में नहीं जाना है कि बहुत सारे लंबे लंबे सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें या उनकी प्रैक्टिस करें, वो सब नहीं करना है। उस अ, उस उस एग्जाम को उसी तरीके से देखना है। और फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा केस समझ लीजिए कि एक एग्जाम है जिसके 95 आउट ऑफ 400 कट ऑफ है, यानी कि 1/4 से भी कम है, 25% से भी कम कट ऑफ है, और टाइम उसमें 3 आवर्स का था। सॉरी, टाइम उसमें 3 आवर्स का था। उसका एग्जाम का नेचर है कि उसमें क्वेश्चन हैं, बहुत ही लंबे क्वेश्चन हैं, इसलिए काफी काफी स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। और इसके लिए थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। इसमें हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा डिटेल में हर एक चीज की स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट भी ना हो, आपको टाइम भी लगे सॉल्व करने में। तो हमें हमें उसमें भी इस तरह की माइंडसेट से जाना है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, हमें कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो करने हैं वो एकदम सही करने हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमें बनानी है पढ़ने के लिए। सॉरी। दूसरी चीज आती है रिवीजन। सबसे पहले एक पोल लेता हूं मैं आपसे, आप उसका आंसर दीजिए कि आप रिवीजन कैसे करते हैं। आप कोर्स कंप्लीट करके पूरा रिवाइज करते हैं, या फिर हर एक टॉपिक के बाद में रिवीजन करते हैं, या लाइव लास्ट में टाइम बचता है तो करेंगे, या फिर कोर्स ही खत्म नहीं होता। ओके, सो इसका अ, एक मिक्स्ड सा रेस्पॉन्स है, मगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि 32% लोग ये कहते हैं कि हमारा कोर्स ही खत्म नहीं होता। आप ये देखिए। और 30% लोग जो हर एक टॉपिक के बाद रिवीजन करते हैं, वो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो अपना टॉपिक खत्म करते ही फटाफट रिवीजन करते हैं, वो सिंसियर लोग हैं। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में रिवाइज करते हैं, वो भी अपना काम सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही बताया गया है। मगर एक और फैक्ट मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। एबिंगॉस नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे टू बी प्रिसाइज। और उन्होंने क्या किया, अपने कुछ रैंडम वर्ड्स को मेमोराइज करना चालू किया, ये देखने के लिए कि वो कितने टाइम तक उन्हें याद कर पाते हैं। तो एक शॉकिंग रिजल्ट उन्हें ये मिला कि एक ही दिन में वो, आई मीन विद इन 18 मिनट्स, वो लगभग 50% चीजें भूल चुके थे। यानी याद करते ही 50% चीजें भूल गए एक दिन के अंदर अंदर। तो लगभग 40% याद रहा, बस उन्हें 60% भूल गए। तो हमारा सबका दिमाग इसी तरह का होता है। इस चीज को लेकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप याद करते हैं और भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है, हर एक इंसान इसी तरह का बना हुआ है। बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिवाइज इट अगेन। आप एक रिवीजन का एक सिग्निफिकेंस देखिए। पहली बार रिवीजन करके जब उन्होंने रिवाइज किया तो फिर से उन्हें 100% याद हो गया, मगर इस बार उन्होंने उनका जो भूलने का स्पीड था वो कम हो गया। अगली बार फिर से रिवाइज किया, भूलने का स्पीड और कम हुआ। फिर रिवाइज किया, फिर भूलने का स्पीड कम हुआ, और अल्टीमेटली रिवीजन करते करते एक टाइम ऐसा आया जब भूलने की रेट ऑलमोस्ट 0 हो गई और 100% उन्हें याद रहने लगा, जब उन्होंने 5 बार रिपीटेशन कर लिए। अब आई एम श्योर आप लोग ये बोलेंगे कि 5 बार रिपीटेशन करना इम्पॉसिबल है। किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार ही हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हाउ विल वी रिवाइज 5 टाइम्स? मैं आपको ये बता दूं, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है उसकी भी एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ जो मैं यूज किया करता था। हमें क्या करना है, नहीं करना, हमें, आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो आप उसकी पूरी आउटलाइन और समरी जो है वो 1 या 2 लूज पेजेस में बना लीजिए, कुछ इस तरह से। ये एक सैंपल फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटा छोटा लिख के, जितना छोटा हो सके। ग्राफ भी बनाया है इसमें, देखो छोटा सा ग्राफ बनाया, फॉर्मूले लिखे हैं, या फिर आपका कुछ थ्योरी सब्जेक्ट है तो पॉइंट वाइज उसके लिख दीजिए कि भैया ये अकबर के बाद में ये आया था, ये आया था, वो आया था, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल। और एक ही पेज में, या एक या मैक्सिमम 2 पेज में आप पूरी समरी बना दीजिए अपने उस सब्जेक्ट की। अब उससे होगा क्या, पहली बात तो आप उसके उसकी कोर को एनालाइज कर लेंगे कि उस सब्जेक्ट में है क्या क्या चीज। दूसरा, उसके की पॉइंट्स, फॉर्मूलाज, समरी आपके पास में आ गई, जिनको आप चलते फिरते, मान लो ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, या फिर
5 मिनट का ब्रेक मिला है या फिर कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सुबह उठे हैं, शाम को थोड़ा टहल रहे हैं, उस समय आप ये पेपर निकालिए और उसको गो थ्रू कर लीजिए। गो थ्रू करने से क्या होगा, जब भी आप किसी भी पॉइंट को देखेंगे तो केवल वो पॉइंट याद नहीं आएगा, उसके आसपास की कुछ चीजें भी याद आ जाएंगी। अब हालांकि लोग आर्ग्यू इस पे ये करते हैं कि इससे हम सारा कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे, एकदम सही से समझ नहीं पाएंगे, मगर कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज आपको 80 to 90% कोर्स का रिवीजन करवा देगी। जो 10% बचा है वो आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा अपना नोट्स या वापस रिवाइज करना पड़ेगा। मगर 80 to 90% अगर आपका हो रहा है तो वो क्या बुरा है उसमें। तो इसीलिए 10 बार, 20 बार, 40-40 बार भी मैंने रिविजन किए हैं हर एक टॉपिक के। मेरे पास एक फोल्डर रहता था जिसमें लूज शीट्स रहती थी, जिसमें अगर मैं 14 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास 14 into 2 मैक्सिमम 28 पेपर रहते थे। और 28 पेपर में से मुझे आज लगता था ये सब्जेक्ट का रिवीजन कर लूं तो 5 मिनट में मैं उसका रिवीजन कर लेता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। और फॉर्मूला इक्वेशन और ये जो होते हैं ना, जो बायोलॉजिकल नेम्स और ये सब चीजें, मेडिसिन के नाम, ये सब आप अपने एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दीजिए, ताकि आप सोते जागते उठते बैठते जब भी आप उसे देखें, उस पर एक नजर डालें और वापस याद कर लें। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। हम थ्योरी पढ़ते हैं पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम लोग करते हैं। इसका इसका भी एक पोल है, इसका आंसर पहले दीजिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब करते हैं? सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद में, कोर्स के बाद में, एक छोटे टॉपिक के खत्म होने के बाद में, या फिर टाइम मिलता है तो? व्हेन डू यू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस? के सत्यानंद, प्लीज कैन यू पोस्ट योर क्वेश्चन इन द chat, question and answers tab? It will be better. ओके, सो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है वो ईच हर एक सब्जेक्ट के फिनिश होने के बाद में अपना रिवीजन करते हैं। और कुछ लोग हैं जो कोर्स के बाद में अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, या फिर कुछ लोग को टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं इंपॉर्टेंस इसकी बता देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस केवल आपको इवेल्युएट करने के लिए नहीं दिए जाते हैं कि हमने कोई टॉपिक कितना सीखा, जबकि उस टॉपिक को सीखने के लिए, कंप्लीटली सीखने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। अगर 50% नॉलेज आपको किसी कोर्स की थ्योरी पढ़ने से या फिर फॉर्मूले पढ़ने से मिलता है, तो बाकी का 50% नॉलेज यानी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही मिलेगा। आफ्टर फिनिशिंग ईच स्मॉल टॉपिक, आप उससे रेलिवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को उठा लीजिए, और जितने हो सके उसी दिन, जैसे आज, इफ टुडे आई हैव लर्नड अ स्मॉल टॉपिक, फॉर एग्जांपल एनी टॉपिक ऑफ साइंस, फिजिक्स, एनीथिंग, उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चंस आई शुड सॉल्व। और अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ये पता चल गया है, और दे दे हैव इन रीसेंट इयर्स दे हैव स्टार्टेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीपीस, द डेली प्रैक्टिस पेपर। सो एवरी डे जो क्लास में वो सिखाते हैं, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस वो देते हैं। बट दैट इज नॉट इनफ। यू शुड आफ्टर फिनिशिंग ईच स्मॉल टॉपिक, आप अपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालिए अपनी गाइड बुक में से, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दे आर द बेस्ट सोर्स। जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालिए और उसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एनी आंसर। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, अगर आपको पूरी तरह से नॉलेज लेना है तो। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक के प्रैक्टिस कीजिए, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए अगर प्रीवियस ईयर में आया है तो। और तीसरा, डू दिस इमीडिएटली आफ्टर स्टडीइंग ईच स्मॉल टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक को स्टडी करते हुए तुरंत इमीडिएटली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बोनस स्लाइड मैंने जनरल स्टडीज के लिए भी दी है। इफ यू आर लर्निंग जनरल स्टडीज, बिकॉज 90% एग्जाम्स में जो जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जिसमें जॉब लगती है कोई ना कोई, उनमें देर इज अ सर्टेन कंपोनेंट ऑफ जनरल स्टडीज विच इज आस्क्ड। और इन जनरल स्टडीज को पढ़ने का तरीका शुड बी डिफरेंट। हम जनरली उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि पहले मैं अपने थ्योरी की, अपनी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करूंगा, और उसके बाद में लास्ट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जनरल स्टडीज पढ़ूंगा।
बट दे आर नॉट लाइक रेगुलर सब्जेक्ट्स। जनरल स्टडीज थोड़ा सा स्पेशल होता है। क्या होता है कि हमने अपनी क्लास, स्कूल की क्लास के बाद में कभी जनरल स्टडीज पढ़ा नहीं होता है, तो हमें उसकी आदत नहीं होती है जनरल स्टडीज पढ़ने की। सो फॉर माई इन माई ओपिनियन द बेस्ट थिंग इज कि नॉलेज फ्रॉम ऑल डायमेंशन इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम। जब भी हो अपने आंखें और अपने कान खुले रखिए। डेवलप क्यूरियोसिटी फॉर एवरीथिंग। कोई भी चीज जो आपके दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, कोई यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं या फिर कोई न्यूज आप पढ़ते हैं, कुछ भी आप सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है कि आज मोदी जी स्पेन गए थे, तो स्पेन क्यों गए थे, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वहां चल क्या रहा है, और आप फटाफट से गूगल करके आप देख लें कि फाइंड आउट कर लें कि स्पेन क्यों गए थे। करंट अफेयर्स को पढ़ने का यही तरीका है। कोई भी आप बुक खरीद लेंगे करंट अफेयर्स की, कोई भी आप नोट्स खरीद लेंगे, वो आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा जितना आपकी खुद की क्यूरियोसिटी करेगी। पहले दिन से मैं तो कह रहा हूँ, एग्जाम एग्जाम अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं एग्जाम की भी, तो भी आपको क्यूरियस होना चाहिए। पहले दिन से ही आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हर एक छोटे छोटे इश्यू के बारे में आपको नहीं पता है तो सीधा आप उसके बारे में वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि कॉप 28 क्या है, तो कॉप 28 आगे विकी लिख दीजिए, तो आपको विकीपीडिया का पेज मिल जाएगा। आप उसके पहले दो पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉप 28 क्या है। सो दैट इज इनफ फॉर यू, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न करंट अफेयर्स। स्पेशली जनरल स्टडीज की कई सारी चीजें उससे कनेक्ट हो जाती हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो एक सर्टेन कोर्स वर्क है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मगर काफी सारी चीजें इससे कवर हो जाती हैं। ओके, सो अब हम आते हैं मेंटल प्रिपरेशन पर। मेंटल प्रिपरेशन कैसे करनी है, कई सारे क्वेश्चंस ने Q&A में भी पूछा है, मैंने देखा है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे अवॉइड करें, हम अपने माइंड में जो चल रही है दुविधाएं उनको कैसे सुलझाएं। और अगर आपके माइंड में कोई भी दुविधा नहीं भी चल रही है, तो भी एग्जाम को हैंडल करने के लिए आपका माइंड एक ऐसी स्टेबल स्टेट में होना चाहिए जो 100% एफिशिएंसी पे काम करे। उसकी एफिशिएंसी खराब हुई, इसका मतलब है कि आपने अगर 10 चीजें पढ़ी तो आप 9 चीजें, अगर 10% एफिशिएंसी खराब हुई तो 9 चीजें ही याद कर पा रहे हैं, एक चीज तो वैसे ही निकल रही है, तो एग्जाम में कैसे आएगी। तो मेंटल प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम टेबल। आई नो बहुत ही आपको कॉमन सा लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्या उठा के ले आया, एवरीवन टॉक्स अबाउट दिस, everyone tells you to make a timetable, but many people, most of the people, they don't follow a timetable, they don't make a timetable, and here the problem starts। टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन, तो टाइम टेबल के अंदर 6.5 टू 7.5 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे आपकी होनी चाहिए। ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा स्लीप इज ऑल्सो डेट्रीमेंटल फॉर यू, एंड कम स्लीप, लेस स्लीप इज ऑल्सो डेट्रीमेंटल फॉर यू। सो 6.5 से 7.5 8 घंटे की स्लीप आप डेली कीजिए। आपके फिक्स्ड आवर्स होनी चाहिए ईटिंग के, स्लीपिंग के भी फिक्स्ड आवर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 11 बजे सोया कल 12 बजे सो जाऊंगा, अनटिल अनलेस कभी कभी एक्सेप्शन चलता है, अदरवाइज एक फिक्स्ड आवर होनी चाहिए कि मैं 11 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये मेरा शेड्यूल हुआ करता था कि 11 से 6 7 घंटे ओके आपके हो गए। अगर आपको रात में पढ़ना पसंद है तो आप रात में लेट सोए और सुबह लेट उठे, वो आपके लिए ऑप्शनल है, दैट इज अप टू यू। बट इंपॉर्टेंट थिंग उसमें आप प्रोविजन रखिए फॉर गोइंग आउटसाइड फॉर हाफ आवर एवरी डे। पूरे दिन कमरे में बैठने से दिमाग की एफिशिएंसी खराब होती है। आधे घंटे के लिए बाहर जाना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी इस टॉपिक के आगे लिख दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अगले दिन का टारगेट क्या है, वो हर रात में पहले से डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, मगर मैं क्या पढ़ूंगा मुझे नहीं पता। जब आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने का एक अ, दृढ़ निश्चय करते हैं, एक आप लेते हैं संकल्प, और सुबह 6 बजे उठते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ूं, तो आप फिर से सो जाते हैं। तो इसलिए वट एवर यू आर प्लानिंग टू स्टडी नेक्स्ट डे 6 AM, आप उसकी किताब, वो चैप्टर, वो पन्ना खोल के टेबल पे रख के सोइए कि ये सुबह उठ के मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो दैट विल मेक थिंग्स वेरी स्मूथ, दैट विल मोटिवेट यू। आप जो प्लानिंग का काम है ना, वो बोरिंग आवर्स में कीजिए। जो आप काम के आवर्स हैं, जो गोल्डन आवर्स है सुबह के, उसमें प्लानिंग का काम मत कीजिए। हर नाइट में आप अगले दिन का एक रफ स्केच बना लीजिए कि कल सुबह मुझे इतना काम, इतने घंटे से इतने घंटे ये करना है, फिर तब से तब ये करना है। तो जरूरी नहीं है एक वीकली टाइम टेबल हो, आपका डेली टाइम टेबल भी हो सकता है कि अगले दिन मुझे क्या करना है, बट मोर और लेस ये सारी चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए।
लीजर एक्टिविटी के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है, जैसे कि टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब चीजों के लिए टाइम होना जरूरी है। दे आर ऑल्सो एक्टिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और एग्जाम के चक्कर में अपनी लाइफ में से उनको मिस आउट नहीं करना है, बट एक्सेस ऑफ देम इज बैड। ओके, सो maybe half hour, maybe if you want that you can have 1 hour activity of watching any TV series also is fine. टाइम ऑफ स्टडी डज नॉट मैटर। अगर आप 6 घंटे पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं तो 6 घंटे, 8 घंटे तो 8 घंटे, 10 घंटे तो 10 घंटे, और 4 घंटे तो 4 घंटे। इन माई पर्सनल लाइफ आई नेवर यूज टू स्टडी आफ्टर 11 और 12 इन द नाइट, क्योंकि उसके बाद में मेरी दिमाग की एफिशिएंसी खराब हो जाती थी, मैं पढ़ नहीं पाता था, मैं सुबह उठ के पढ़ता था। मगर देयर आर पीपल जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन विद देम। टाइम ऑफ स्टडी डज नॉट मैटर, इफेक्टिवनेस मैटर करती है। अगर आपने 1 घंटा पढ़ा मगर आपने उस चीज को ढंग से पढ़ा तो वो ज्यादा मैटर करेगा। सेट रियलिस्टिक टारगेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई टॉपिक को 1 हफ्ते में कंप्लीट करने की प्लानिंग की है, मगर वो टॉपिक इतना बड़ा है कि वो 2 हफ्ते में भी नहीं हो सकता है, तो यू शुड सेट अ रियलिस्टिक टारगेट। आपको लगता है कि अगर ये टॉपिक 2 हफ्ते में खत्म होगा, तो आप 3 हफ्ते की प्लानिंग कीजिए। थोड़ा सा रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, ताकि आप अगर आप जल्दी कंप्लीट कर लें उसे, देन यू विल हैव अ बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस, एंड दैट विल हेल्प यू मेंटली। ओके, सो कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं लास्ट में एक एक करके लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहता है स्टूडेंट्स का, कि हम बैठते हैं पढ़ने के लिए मगर हमारे दिमाग में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं, मोबाइल दिख जाता है, हम लोग इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसके लिए भी जापान जब मैं आया था तब एक कॉन्सेप्ट मुझे पता चला क्यूके का। ये लोग हर जगह, हर चीज में, ऑफिस में, वर्क में, क्लास में एक क्यूके लेते हैं। 25 मिनट स्टडी करो और 5 मिनट का ब्रेक लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने 25 मिनट ढंग से स्टडी कर लिया, तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, अगले 25 मिनट आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। जो लोग 1 घंटा बैठ सकते हैं, फॉर देम इट इज ऑल्सो फाइन। 1 घंटे स्टडी करके 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मगर आई एम टेलिंग फॉर दोज पीपल जिनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता पूरे 1 घंटा, तो वो 25 मिनट, 5 मिनट की थ्योरी को फॉलो कीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बट यू नो ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है 3 घंटे बैठ गए, इट विल बी लेस एफिशिएंट फॉर योर माइंड। अपने माइंड को एफिशिएंसी रखने के लिए 5 मिनट के क्विक ब्रेक्स लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट का ब्रेक में आप इंस्टाग्राम चलाने लगे तो वो ब्रेक 30 मिनट्स एक्सटेंड हो गया, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। दिस इज टू गिव रेस्ट टू योर आईज एंड माइंड, सो प्रिफरेबली इन 5 मिनट में डोंट यूज एनी स्क्रीन, मोबाइल, टैबलेट, नथिंग। इस 5 मिनट के टाइम में बस थोड़ा वॉकिंग कीजिए, खड़े होके बाहर टहल के आइए, या फिर कुछ ऐसी लीजर एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको पूरी तरह से रेस्ट मिले। पावर नैप का एक कॉन्सेप्ट होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट मोस्ट पीपल नीड इट इन आफ्टरनून, स्पेशली आफ्टर 1 hour ऑफ लंच। यू नीड एटलीस्ट 15 मिनट्स टू काम योर माइंड। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। हमारा दिमाग जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक एक होती है रैम और एक होती है रोम। आपने सुना होगा कंप्यूटर्स में रैम होती है जो टेम्पररी मेमोरी होती है, और रोम होती है परमानेंट मेमोरी, हार्ड ड्राइव। तो हम जो भी पढ़ते हैं, वॉट एवर वी स्टडी गेट्स स्टोर्ड इन द रैम ऑफ आवर माइंड, और उसको रैम से रोम में जाने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो उसको रैम से निकाल के और हार्ड ड्राइव में परमानेंटली एम्बेड कर रहा होता है। तो अगर हम 15 मिनट का एक एक रेस्ट ले लेंगे आफ्टरनून में, तो हमने जो सुबह जो भी पढ़ा है वो हमारे हार्ड ड्राइव में चला जाएगा, एंड इट विल बेनिफिट अस। हम एक फ्रेश फीलिंग के साथ उठेंगे। मगर कुछ लोग होते हैं जो 15 मिनट सोने के बाद में काफी लेजी फील करते हैं, तो इसलिए मैंने बोला है कि डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इसकी आदत लगानी पड़ती है, और एक रिलीजियसली स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना पड़ता है कि हम 15 मिनट के बाद उठ जाएंगे। तो 15 मिनट से ज्यादा आफ्टरनून स्लीप की मैक्सिमम लोगों को जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको दिन में सोने का मन करता है तो 15 मिनट सो के देखिए, आप फ्रेश फील करेंगे। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कई सारे लोगों ने मुझसे ऑलरेडी पूछ लिया है चैट में, Q&A में। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि हर एक इंसान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इससे सफर करता है। और इनफैक्ट मैं भी प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत सफर किया हूँ।
प्रोक्रेस्टिनेशन व्हाट इज इट? जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। कोई भी किसी भी चीज को डिले करने की हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट, आई हैव टू कंप्लीट एन असाइनमेंट एंड सबमिट इट ऑन नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो मैं उससे 3 दिन पहले बनाना चालू करूंगा उस असाइनमेंट को, ना कि आज। मेरे पास 30 दिन का टाइम है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा 27 दिन, और लास्ट के 3 दिन में मैं सारा काम करना चालू करूंगा। ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके बजाय मैं ये भी कर सकता था कि मैं पहले 3 दिन वो असाइनमेंट करता और बाकी के 27 दिन मजे करता। ये मैंने नहीं चूज किया। मैंने ये चूज किया कि अभी तो बहुत टाइम है, देखेंगे। ये और भी किसी चीज में हो सकता है। मैंने आज सोचा कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, मगर सुबह जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, मैंने सोचा अभी नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। तो दोपहर हुई, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हो गई, मगर मैंने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। दिस इज ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी चीज को डिले करना। तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ हमारे ब्रेन का। हमारा जो ब्रेन है, उसमें 2 तरह के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक तो है अल्बर्ट, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बहुत समझदार है, जिसको पता है कि सही गलत क्या है, जिसको पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपनी लाइफ को सुधारना है, और इस समय क्या चीज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ये रेक्स नाम का एक छोटा सा लिजर्ड। ये क्या है? इसमें बचपना है, ये बच्चों जैसी हरकतें करता है, ये आलसी है, ये लेजी है, इसको खेलना पसंद है, इसको नाचना गाना पसंद है, इससे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है, स्टडी करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये दोनों लोग हमारे माइंड में रहते हैं। मगर जो हमारे माइंड को डोमिनेट करता है, वो है ये रेक्स। क्योंकि इसकी जिद इतनी खतरनाक है कि इसके आगे अल्बर्ट को झुकना पड़ता है। तो अल्बर्ट और रेक्स की इस लड़ाई के अंदर एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जिससे हम हर चीज को डिले करने लग जाते हैं। और जब भी हम कोई सीरियस चीज करने लगते हैं, तब हमारा माइंड उस चीज को सोचता है कि हम यार ये चीज बाद में करते हैं, अभी नहीं करनी, मुझे थोड़ी देर बाद कर। तो इसको डील करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि रेक्स को, बच्चों को हम कैसे समझाते हैं? बच्चों को हम समझाते हैं इंसेंटिव्स देके। वर्क रिवॉर्ड थ्योरी होती है कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। उनको रीजनिंग नहीं चलती कि अरे यार मुझे एग्जाम है इसलिए मुझे पढ़ना है, वो उनके ऊपर नहीं चलेगा। दूसरी खूबी बच्चों की ये भी होती है कि बच्चे अगर कोई एक काम करने लग जाते हैं 5 मिनट, तो उसको करते रहते हैं। ये खूबी रेक्स में भी है, जो हमारे अंदर जो एक लिजर्ड बैठा है, उसके अंदर ये खूबी है कि अगर आप 5 मिनट उसे किसी चीज में कंसंट्रेट करवा देते हैं, तो वो आगे उसको करता रहेगा। वो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता है, जो चीज चल रही है उसको चलने देना चाहता है। तो इसी फिलॉसफी को यूज करते हुए, अगर आपको कोई चीज करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ये सोचने के बजाय कि यार मैं इसको कब चालू करूं, अभी करूं कि नहीं करूं, आप उसको चालू कर दीजिए। आप उसे चालू कर देंगे, आप किताब खोल के बैठ जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो 5 मिनट बाद में आप ये देखिएगा कि इमीडिएटली आपका प्रोक्रास्टिनेशन छूट गया हो। आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ ही नहीं रहे कि मैं अब इसको पढ़ूं कि ना पढ़ूं। मेनी टाइम्स हमारे पास में ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अभी यार मुझे कहीं बाहर जाना है 1 घंटे बाद में, तो मैं 1 घंटे के लिए अब क्या ही पढूं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन। आप 1 घंटे के लिए आप पढ़ सकते हैं, एंड यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। 1 घंटे के लिए आप 5 मिनट बैठ जाइए। 5 मिनट बाद में आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैं कोई और एक्टिविटी करूं। जो चीज आप कर रहे हैं, आपका माइंड कहेगा कि लेट अस डू दैट फॉर मोर टाइम, फॉर मोर टाइम, फॉर मोर टाइम। और ऑफ कोर्स ये बहुत डिफिकल्ट है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। मगर जब भी आपके दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन का एक फीलिंग आए कि मैं यार ऐसा कर रहा हूं, तो आप ये अल्बर्ट और रेक्स को पिक्चर कर लीजिएगा और बस 5 मिनट वाली थ्योरी अपनाइएगा। ओके। अवॉइड कैसे करना है मैंने लिख भी दिया है। कंफर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप भूखे हैं, इफ यू आर हंग्री, इफ यू आर टायर्ड, इफ यू आर स्लीपी, इट वोंट वर्क। यू हैव टू गिव रेस्ट टू द चाइल्ड इनसाइड यू। उसको खाना भी चाहिए, उसको उसको अगर वो थका हुआ है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, अगर उसको नींद आ रही है तो उसको नींद आएगी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड थ्योरी है। अगर आपके सामने मोबाइल पड़ा है तो आपका मन करेगा उसे खोलने का। सो अगर आपकी साइड से डिस्ट्रैक्शंस दूर हैं, इफ देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू, इट्स बेटर। फोर्स अ स्टार्ट, सर्वाइव फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए किसी भी चीज को स्टार्ट करके सर्वाइव कर लीजिए, आगे अपने आप सर्वाइव हो जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं फॉलो करता हूँ खुद भी, वर्क रिवॉर्ड रूल।
कोई भी चीज, अगर सपोज करो मुझे कोई मूवी देखने का मन है, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं अपने लिए एक टारगेट सेट करता हूँ कि आई हैव टू फिनिश दिस वर्क आफ्टर विच आई कैन वॉच दिस मूवी। तो मुझे फिर उसके लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि ये टॉपिक खत्म कर लूं, उसके बाद में आई कैन वॉच मूवीज। सो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में रिलीजियसली, और अल्टीमेटली डिसिप्लिन ही काम आता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं और वर्क रिवॉर्ड को अच्छे से फॉलो करते हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ये ग्राफ भी मैंने बनाया है छोटा सा, आप ये देखिए कि हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन, जब हम इनिशियल फेज में होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के, आई मीन डिले करने के, तो हमारी इनिशियल फेज में पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं। मगर जब बहुत टाइम निकल जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन फेज में ही होते हैं, तो पॉजिटिव फीलिंग्स कम हो जाती है। मगर जब हम काम करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो पॉजिटिव फीलिंग्स इनिशियली कम होती हैं। पहले हमें यार बुरा लगता है, बेकार लगता है, मगर जैसे जैसे वो वर्क कंप्लीट होता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, वैसे हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ने लग जाती है। तो आगे जाके पॉजिटिव फीलिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन और वर्क में, हमेशा याद रखना। ओके, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, वो था कि एग्जाम के दौरान, एग्जाम के पहले हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है। क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले पढ़ा था कि हमें कैसे सिलेबस को एनालाइज करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी कि एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज पढ़ी थी कि मेंटल प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, माइंड को किस तरह से ट्रेन करना है। और अब जो अगला सेशन आने वाला है, दैट विल बी कि एग्जाम के ड्यूरिंग और एग्जाम हम कैसे क्वेश्चन पेपर को हैंडल करेंगे, उसे डिकोड करेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ठीक है, तो इसमें इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट्स का ब्रेक दूंगा। 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, और फिर हम मिलते हैं फटाफट से इस चीज में। अभी 6, सॉरी, अभी हुए हैं, टाइम हुआ है 2:50 हुए हैं। 2:55 पे एग्जैक्टली मैं चालू कर दूंगा। ओके, 2:55 तक एक छोटा सा क्यूके जो जापानीज में बोलते हैं।
ओके, सो स्टार्ट करें एवरीवन। सब लोग वापस से तैयार हो जाओ एक फ्रेश माइंड के साथ में। एक देयर विल बी सम वेरी शॉकिंग रिविलेशंस, आई होप कुछ ऐसी चीजें होंगी विच यू कैन अंडरस्टैंड बेटर बाय एनालाइजिंग दिस मॉड्यूल ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग एग्जाम हमारे हाथ में वी हैव क्वेश्चन पेपर इन आवर हैंड्स, और हम उसको कैसे एनालाइज करें, उसको कैसे डिकोड करें। जनरली ये होता है कि जब हम एग्जाम की सिचुएशन में होते हैं तो हम पैनिक में होते हैं, हम हमें कुछ समझ में नहीं आता है, एंड वी स्टार्ट सॉल्विंग लाइक एनीथिंग। हम लेके पेन अपना या फिर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कंप्यूटर पे स्टार्ट हो जाते हैं। बट कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इट विल बी हेल्पफुल। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। पहले 5 मिनट्स, दिस आर वेरी क्रूशियल, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। अगर आपके पहले 5 मिनट आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में नहीं दिए तो आप डिसएडवांटेज में रहेंगे। सॉरी, मस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर इन फर्स्ट 5 मिनट्स। चाहे कितना भी छोटा टाइम हो, कितना भी लंबा क्वेश्चन पेपर हो, फर्स्ट एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, गो थ्रू ऑल द सेक्शंस। ये चेक कीजिए कि पॉजिटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ज्यादा नंबर हैं, कुछ के कम नंबर हैं। ऐसे सेक्शंस को देखिए जहां पे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फटाफट सॉल्व हो सकते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। उनको मार्क कर लीजिए कि ये इजी क्वेश्चंस है, पेंसिल से निशान लगा दीजिए, या फिर अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में है तो एक बार गो थ्रू हो जाइए कि क्वेश्चंस को कैसे देख सकते हैं हम, या कौन कौन से सेक्शंस हैं एटलीस्ट, कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो पहले उन टॉपिक्स को पिक कीजिए। कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई ऐसे क्वेश्चंस को कीजिए जो बहुत इजी हो, जो आप चुटकियों में कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो ऐसे क्वेश्चन हो सिंपल कि क्वेश्चन आंसर, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। एंड अटेम्प्ट फर्स्ट 10-20 क्वेश्चंस विच आर नोन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने 3 घंटे का एग्जाम सपोज है और आपको उसका फ्लो बनाना है, तो फर्स्ट 10-20 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 10-20 क्वेश्चंस ही आपने टफ वाले चूज कर लिए, तो आगे आपके 3 घंटे बहुत स्ट्रेसफुल निकलने वाले हैं। अगर स्ट्रेस को पूरी तरह से हटाना है दिमाग से, तो पहले 10-20 क्वेश्चंस ऐसे चूज करो जो आपको आते हो, चाहे वो बीच बीच में से चूज करने पड़े, पर जो क्वेश्चंस आते हैं एक बार तो वो सारे कर लीजिए। इसीलिए जो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का ऑर्डर होना चाहिए, दैट शुड बी इजी टू टफ। मेनी पीपल थिंक दैट पहले टफ क्वेश्चंस करते हैं, इजी तो बाद में कर लेंगे हम, वो गलत है। प्लीज इजी टू टफ क्वेश्चंस चूज कीजिए, और इससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, एक बूस्ट बनेगा आपके अंदर, और आप फटाफट से कवर कर पाएंगे। कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं विच आर ओनली ऑफ लाइक 1 आवर, 1 आवर टाइम होता है, और इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम उसमें क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकें। देन ऑल्सो आई वुड से कि फर्स्ट 5 मिनट्स नहीं तो 2-3 मिनट्स, अगर 1 घंटे का पेपर है तो 2-3 मिनट्स यू शुड गिव टू सी व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। कुछ सर एकदम फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके क्वेश्चन पेपर का ड्यूरेशन लेट अस सपोज इट्स 1.5 आवर्स, तो अगर आपके पास 4 सेक्शंस हैं या 3 सेक्शंस है फॉर एग्जांपल, तो आपके दिमाग में एक नेचुरल सा फीलिंग आएगा कि 30-30-30 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। 3 सेक्शन, 1.5 घंटा, 30 मिनट ईच सेक्शन के लिए। बट दिस इज अ रॉन्ग थ्योरी। आपको 60% ऑफ टाइम में पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ये आप एक बॉटम बेस लाइन रूल बना लीजिए। 60% ऑफ द टाइम और 66% ऑफ द टाइम, 2/3 ऑफ टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपका 1.5 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में वो खत्म हो जाना चाहिए। 1 घंटे बाद में, 1 घंटे में वो ऐसे क्वेश्चंस खत्म होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आते थे और आपने कर लिया। फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस आपके पास में है, पहला क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दो, पहला क्वेश्चन नहीं पता, दूसरा क्वेश्चन नहीं पता छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन पे चले जाओ। किसी भी क्वेश्चन में स्टक अप नहीं रहना है। पहले 1 घंटे रफ्तार से सीधे सीधे राउंड्स फायर करो, और आप अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा 0 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चंस देख लो, और उसमें से सॉल्व कर लो जो भी क्वेश्चन आ गए। ओएमआर शीट भरने के अंदर बिल्कुल मत रहो कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किया फिर ओएमआर भरा, फिर दूसरा भरा, फिर ओएमआर भरा। वैसे आई थिंक मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स टुडे आर कंप्यूटर बेस्ड, सो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है ओएमआर भरने वाली। बट स्टिल, इफ यू हैव एन ओएमआर बेस्ड पेपर, डोंट फिल ओएमआर इन बिटवीन। लास्ट 15 मिनट्स आप केवल और केवल ओएमआर के लिए रखिए, एंड फॉलो इट रिलीजियसली, क्योंकि अगर ओएमआर नहीं भरा देन ऑल योर एफर्ट्स विल गो टू जीरो।
सो लास्ट 15 मिनट्स का एक डेडलाइन बना लीजिए। अगर 1.5 घंटे का पेपर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 15 मिनट्स आप बना लीजिए कि आप ओएमआर ही फिल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे उसमें। और होगा ये जनरली, मैं बताता हूँ आपको, आप 15 मिनट्स में से 5 मिनट में ही ओएमआर फिल कर लेंगे। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 0 से लेके 100 क्वेश्चंस तक पूरे सॉल्व कर लिए, तो सॉल्व करने के बाद में आप एक बार ओएमआर भर लीजिए, फिर वापस आप 30 मिनट में वो पेपर का रिवीजन चालू कीजिए। अब एक बार आपने सारे सॉल्व कर लिए, उसके बाद में आप वैसे क्वेश्चंस पे जाइए जो डाउटफुल थे आपके दिमाग में, उनका क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे, सोचा कि ये है, या दो क्वेश्चंस में, दो आंसर्स में से एक में कंफ्यूज है, ऑब्जेक्टिव है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए और जो आपका लास्ट में टाइम बचेगा उसमें उनके पास वापस जाइए। उसके बाद तीसरी बार वापस जब आप क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग से एनालाइज करने में जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चन चूज कीजिए जो आपने एकदम ही छोड़ दिए थे कि ये क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आ सकता है। तो कम से कम 2 या 3 रिविजिटेशंस आपके क्वेश्चन पेपर के होने चाहिए। अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर की, आप एक बार 1 से लेके 100 तक में ही अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं और एंड एंड तक 100 पे पहुंचते हैं और फिर आप सबमिट कर देते हैं उसको, तो ये मैं सोचता हूँ एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप 0 से 100 तक जाते हैं, उसके बाद अगर आप वापस क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, तो आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस और ऐसे निकलेंगे जो आप वापस दोबारा दूसरे रिपीटेशन में सॉल्व कर पाएंगे। फिर तीसरे रिपीटेशन में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे और निकल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज 4, 5, 7 क्वेश्चंस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर स्कोरिंग। So revisitations are very important. Always carry a watch in exam if possible. There are some exams which forbid, use of watches in, on wrist. पता नहीं क्यों करते हैं, बहुत गलत करते हैं। रिस्ट वॉच जो सिंपल, जो एकदम सेल से चलने वाली वॉच होती है, नॉट अ स्मार्ट वॉच, वो जरूर अलाउ होनी चाहिए एग्जाम में। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो लेके जानी ही जानी है, और उसको देख के, उसको एनालाइज करके अपना एक शेड्यूल बना लेना है कि मैं कितना टाइम में क्या क्या करूंगा। और ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी आपको वहां बैठ के बनानी, वो स्ट्रेटेजी आपको बनानी है प्रिपरेशन करते समय। वो कैसे बनानी है वो मैं आगे बताता हूँ। ओके, एक सेकेंड। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दे आर वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन मोड ऑफ एग्जाम है। और 80-90% एग्जाम्स में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं। कुछ ही एग्जाम्स होते हैं जिनमें थ्योरी पेपर्स भी आते हैं। Especially theory papers are generally more common in school exams up to class 12 या फिर कॉलेज एग्जाम्स में, जहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस को थ्योरी सॉल्व करना पड़ता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल, ये एक सैंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी समझते हैं कि क्या होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। हर एक आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज 25%, यानी 25% चांस है कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल मैथ है, 4 ऑप्शंस हैं, तो 25% चांस है कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता क्या है। मार्किंग स्कीम ये है कि राइट आंसर देने पे आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर पे -1 मार्क्स मिलेंगे। ओके, सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। आपको एक भी, आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, आपके आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, और अगर आप सारे 100 क्वेश्चंस का आंसर बी दे देते हैं, एवरी क्वेश्चन यू आंसर एज बी, देन व्हाट विल हैपन? एज पर प्रोबेबिलिटी, मैथ हमें ये बताता है कि 25% क्वेश्चन प्रोबेबली ऐसे हो सकते हैं जिनका आंसर बी होगा, क्योंकि मैथ है। 25 का ए होगा, 25 का बी, 25 का सी, 25 का डी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोर और लेस इसी तरह का सीक्वेंस होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अगर आपने 25 क्वेश्चन का आंसर बी जो कि करेक्ट है वो दे दिया, तो आपके राइट आंसर 25 हो गए, और उससे आपको +75 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि राइट आंसर के 3 नंबर है। अगर आपने जो आपने बाकी 75 रॉन्ग आंसर्स दिए हैं, उनके आपको -75 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि रॉन्ग आंसर का -1 नंबर, तो आपका नेट स्कोर है वो 0 रहेगा। समझे आप बात को? आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नहीं किए,
आपने आपको 100 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, तब भी आपका स्कोर 0 था। और जब आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर बी दे दिया, तो भी आपका आपका स्कोर वो है, वो 0 ही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फायदा नहीं हुआ, तो आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ तुक्का मारने का। आपने 100 क्वेश्चंस के तुक्के मार दिए, मगर आपको लॉस नहीं हुआ। बट की ये यहाँ पे ये होती है, अगर आपने तुक्के इस तरह से मारे होते कि किसी को ए मार दो, किसी को सी मार दो, किसी को बी मार दो, किसी को डी मार दो, तब आपका एक नेगेटिव मार्किंग बहुत लंबा चौड़ा बन जाता। मगर आपने क्या किया, सबका आंसर बी दे दिया, तो आपको प्रोबेबिलिटी का एडवांटेज मिला, मैथ का एडवांटेज मिला, और आपका नेट स्कोर वो 0 रहा, वो लेवल अप नहीं हुआ। मगर गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। व्हाट इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और आपने लेट अस से आपने 100 में से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, देन व्हाट विल बी यू डू विद 25? आप आपको 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आपको कोई क्लू नहीं है, बिल्कुल ही क्लू नहीं है कि ये इसका क्या आंसर होगा, कुछ भी नहीं आता है। तो 25 में आप इस तरह से तुक्का मारेंगे, किसी को ए मार देंगे, किसी को सी मार देंगे, किसी को डी मार देंगे, क्योंकि आई होप एवरीवन इज दैट मच इंटेलिजेंट कि वो क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आएंगे। तो वो तुक्का ऐसे मार देंगे, किसी का ए, किसी का सी, किसी का डी। मगर व्हाट आई से इज यूज द प्रोबेबिलिटी। उन 25 क्वेश्चंस का आप केवल सिंगल ऑप्शन दीजिए, बी या सी, किसी को भी पकड़ लीजिए। जनरली बी या सी मैं इसलिए पकड़ता हूं क्योंकि डी ऑप्शन कई सारे क्वेश्चंस में होता है नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, और ए पे जनरली फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन कुछ क्वेश्चंस में होता है, मगर मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं होता है। तो बी या सी के थोड़े से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ये मेरी फीलिंग रहती है। तो बी या सी में से किसी एक को पकड़ लीजिए, और 25 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उन सबका एक ही आंसर लिखिए। तो आपको उन 25 में से 1/4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर बी होगा, और आपको उनका एडवांटेज मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो भी बताऊंगा आगे, वेट। सो ओके, कंफ्यूज नहीं होना। और ये इस तरह का टूल है कि इसको बहुत संभाल के, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस टूल। डोंट यूज इट ब्लाइंडली, अदरवाइज आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सो आई एम नॉट गिविंग यू शॉर्ट डायरेक्शंस कि आपको ऐसा करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। देयर इज अ वे ऑफ थिंकिंग लाइक दिस। सो लिसन टू मी एंड थिंक योरसेल्फ, डिवाइस योर ओन स्ट्रेटेजी कि आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, सो आगे भी बताऊंगा। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो क्वेश्चन का किसी भी का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, ऐसे 20 क्वेश्चन आपके पास हैं अगर, तो सबका एक ही आंसर लिखना चाहिए, बी या सी। और वो दे दोगे तो आपको ऑफ कोर्स मतलब प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपको कुछ क्वेश्चंस का गेन जरूर होगा। अब गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर स्कोरिंग +4 - 1 है, तो काफी ज्यादा एडवांटेज है। क्योंकि अगर आपको 100 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चंस नहीं आता था और आपने सबका आंसर बी लिखा, तो क्या होगा? तो आपको 25 25 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपका बी था, उनका +4 आपको मिलेगा, तो आपको +100 मिल जाएंगे। और 75 क्वेश्चंस जिनका आंसर बी नहीं था, उसमें आपको -75 मिलेंगे, तो आपको 25 मार्क्स का गेन होगा। तो स्कोरिंग क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो +3 - 1 का जो फिगर है, वो एक गोल्डन फिगर है। Many exams, most of the exams use that figure because probability ये कहती है कि उस फिगर से आपके तुक्का मारने पे आपको कोई एडवांटेज नहीं होता। मगर अगर +4 - 1 आपकी स्कोरिंग है, तो तुक्का मारने का एडवांटेज होगा, ये मैथ बोलती है। तो इसका यूज करना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। एकदम से ब्लाइंडली तुक्का नहीं मारना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, काफी काफी सोच समझ के इसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सैम्पल क्वेश्चन है। आपको ये पता है, इफ यू नो दैट ऑप्शन 1 इज नॉट द आंसर, ऑप्शन 1 इसका आंसर नहीं है, तीन बाकी तीन है, ऑप्शन 1 तो पक्का नहीं है। विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है 25% से 33%। अब आपके पास तीन ऑप्शन हैं चूज करने के लिए, तो 33% चांस है कि आप जीत जाओगे। अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो, ऑप्शन 1 और 2 आंसर नहीं है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बच जाती है 50%। केबीसी में इसीलिए तो 50-50 को एक लाइफ लाइन बोला जाता है, क्योंकि 50-50 होने के बाद में आपके कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तभी तो 50-50 लाइफ लाइन है, उसमें आंसर तो वो नहीं बता देते। तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट करने पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% बन जाती है। और अगर आपके पास में मार्किंग है +3 - 1, ये जो मार्किंग दिखा रखी है, तो 50% आप चांस है कि आप जीत जाओगे। तो
इट इज लॉजिकल टू टेक अ चांस। और ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, इट इज नॉट मोर लॉजिकल टू लीव दैट क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आना चाहिए। और उसमें ऐसे सपोज ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो ऐसे 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मगर सपोज कीजिए 100 में से आपके पास में 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आपको 50% चांस है, तो तब थोड़ा डेंजरस हो सकता है तुक्का मारना। सो आपको जज करना पड़ेगा कि आपको कितना, क्वांटिटी कितनी है, 5% है कि 25%। अब एक रियल एग्जाम का सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो 1 ये कहता है कि आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 100 क्वेश्चंस में से, कोई एग्जाम आप देने बैठे हैं और आपने 70 100 में से अटेम्प्ट कर लिए। बट आपको पता है कि यू नो दैट पास्ट कट ऑफ्स आर 80 to 85%। आपको ये पता है कि 80-85% इसकी कट ऑफ जाती है और मेरा कट ऑफ से भी कम अटेम्प्ट हुआ है पेपर। ये 70 क्वेश्चन मैं वही बोल रहा हूँ जो आपने एकदम अच्छे से, जो आपको आते थे वो आपने दिए। फर्स्ट गो थ्रू हुए, सेकंड गो थ्रू हुए, आपने देख लिया कि भैया इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता है पेपर, हो गया तय। आपको पता है कि कट ऑफ जो है 80-85% ही आती है इसकी, इससे मैं बहुत नीचे हूँ कट ऑफ से। तो रिमेनिंग क्वेश्चन के आपको पता है शॉर्ट शॉर्ट कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला। देन फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन मार्क द सेम आंसर, नो प्रॉफिट नो लॉस। सबका जो 25 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, सबका आप ऑप्शन बी, ए, बी, सी, जो भी आप चूज करना चाहें वो चूज कर लीजिए और सबका वही तुक्का मार के आ जाइए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपको कोई ना कोई एडवांटेज हो सकता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी इज हायर, जो मैंने पहले बताया, क्योंकि डी ऑप्शन जनरली नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के होते हैं। और ऑप्शन ए में पहले में कोई करेक्ट आंसर कम ही क्वेश्चंस में डालते हैं। तो बी और सी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आपको पता है कि आप इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाएंगे कट ऑफ, तो आप उसके सबके तुक्के मार के आ जाइए। एक ही ऑप्शन को पकड़ लीजिए, बी को पकड़ लीजिए या सी को पकड़ लीजिए और तुक्के मार के आ जाइए। मगर अगर आपको पता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपने 100 में से 95 अटेम्प्ट कर लिए। अब जरूरी, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि सब लोग 95 क्वेश्चन 100 में से अटेम्प्ट कर लेते हैं मगर सिलेक्शन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो सही है, आपने अटेम्प्ट किए 95 यू हैव अटेम्प्टेड, जो अपने नॉलेज से आपने अटेम्प्ट कर लिए। मगर आपको पता है कि पहले की कट ऑफ जो आती है वो 55 से 60% है, 55 to 60% मार्क्स आप लाएंगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब आपके उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस बचे हैं, देन यू कैन टेक दिस रिस्क। फॉर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस आप 5 क्वेश्चंस को तुक्का मार के आ जाइए, सबको बी 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 या सी 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 लिख के आ जाइए। आपको नो प्रॉफिट नो लॉस का एक एडवांटेज मिल सकता है, हो सकता है कि आपका थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए। तो क्योंकि 95 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको सारे के साथ आपका सिलेक्शन हो भी जाए। हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस आपकी गलत हो जाएं आपकी, तो इस केस में ये तुक्का मारने से आपको थोड़ा एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि इट्स कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, सो यहाँ तक की ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप Q&A में डाल दीजिएगा, मैं लास्ट में आपको इस चीज के लिए थोड़ा और समझा दूं। अभी चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी में। अब मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे आता हूँ कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिसमें एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू अबाउट योर नॉलेज, दे आर टेस्टिंग यू योर IQ, आई मीन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर कॉमन सेंस। और सच में देर आर मेनी सच क्वेश्चंस। मैंने कई सारे एग्जामिनर्स जो पेपर बनाते हैं उनसे भी बात की है, एंड दे हैव टोल्ड मी दीज थिंग्स। हमें लगता है एग्जामिनर बेवकूफ है, नहीं, एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने सोचा कि अरे ये तो बहुत ही फोकट का क्वेश्चन था, वो ऐसे ही डाल दिया, वो ऐसे ही नहीं डाला उसने, उसको पता है कि ये फोकट का क्वेश्चन है और उसने डाला है। अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें सच में किसी बेवकूफ ने बनाया होता है पेपर, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, adding 1 to the numerator and subtracting 1 from the denominator of a fraction makes it 1। कोई एक फ्रैक्शन है, लेट अस से, मैं एक मार्किंग यूज करता हूँ। लेट अस सपोज एक फ्रैक्शन है x अपॉन y, और इसमें आपने न्यूमरेटर में x प्लस 1 ऐड कर दिया और y में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। 10th क्लास का क्वेश्चन है। आप अब क्या करेंगे, मतलब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, फिर आपकी दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, इफ 1 इज एडेड ओनली टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2।
यानी कि आपना x में x अपॉन y एक फ्रैक्शन है, अब आपने डिनोमिनेटर में सिर्फ अगर 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा 1/2। आपने इस तरह की 2 इक्वेशन बनाई, आप पूरे 2 इक्वेशन सॉल्व करने लगे, आपको लग गए 2 मिनट और आपने आंसर निकाल दिया। मगर आप ऑप्शन तो देखो, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अगर सही आंसर है तो आप सिंपल किसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करके देख लो, किस ऑप्शन में न्यूमरेटर में एक ऐड करके और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करके वो 1 बन जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये एक ही आंसर है यहाँ पे, बी। ये क्वेश्चन की ये लाइन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस लाइन को बिना पढ़े यहीं पे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। किस में ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक और है, चलो ठीक है। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन के आपके आंसर है। अगर आप इसमें एक ऐड करोगे और इसमें एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 3/5। तो आप समझ रहे हैं, आप ऑप्शंस को यूज करके कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग यूजिंग ऑप्शंस। The sum of digits of a 2-digit number is 12. The number obtained by reversing its digits exceeds the given number by 18, then the number is। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर हम इसको इक्वेशन बना के और सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर इसका जो पहला लाइन है वो हमें एक क्लू देता है। 2 डिजिट का सम 12 है, तो इसमें से कौन से ऐसे 2 ऑप्शंस हैं जिसमें डिजिट्स का सम 12 है किसी नंबर के, तो पता चलेगा एक है 75 और एक है 57, क्योंकि इन दोनों का तो वैसे ही 12 नहीं आ रहा, तो ये दोनों एलिमिनेटेड है। और अब 75 और 57 में से हमें जज करना है। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं इसके डिजिट्स को, तो जो नंबर नया नंबर मिलता है वो एक्सीड करता है, वो बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो छोटा नंबर है, और छोटा नंबर इन दोनों में से ये है, तो 57 इसका आंसर है। तो एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, और आप इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं मानता हूं कि हर एक को ये रीजनिंग वीजनिंग नहीं आता है, मगर आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जो काफी सिंपली आप बस देखेंगे और सॉल्व हो जाएंगे, तो उनका ध्यान बस रखना है। आइडेंटिफाइंग द रियल क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको लेते हैं। एक 270 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है 3/3 mm के क्यूब पे, इतना एक क्यूब बनाया है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हुआ है। व्हाट इज द स्ट्रेस? अभी स्ट्रेस वगैरह जिनको, जो साइंस के लोग नहीं है, वो उनको मैं बता देता हूँ। स्ट्रेस मतलब सिंपल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। जो फोर्स है 270 डिवाइडेड बाय एरिया। अब आप 270 को डिवाइड करेंगे एरिया से, एरिया है 3/3 9, तो आंसर आएगा 30। आपने ये डिवीजन किया, मल्टीप्लीकेशन किया, मगर अगर आपको ये पता है कि स्ट्रेस जो है उसकी यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और क्वेश्चन के ऑप्शंस आपने देखे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो आपको पता चलेगा कि चारों ऑप्शंस की यूनिट्स अलग अलग हैं। तो इसमें एग्जामिनर आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है क्या, या फिर आपको सॉल्यूशन आता है क्या, आपको डिवीजन आता है क्या। आपको ये पूछ रहा है कि स्ट्रेस की यूनिट क्या है, घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, और स्ट्रेस की यूनिट का सही सही यूनिट का एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन सी है, और आपको बिना किसी सॉल्यूशन के आपको उसको टिक कर देना है। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर ऐसे देना है। तो ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस में हम इस तरह इसके लॉजिक को नहीं यूज कर सकते, मगर अगर 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें हम अपना टाइम बचा सकते थे, आप सही आंसर वैसे भी निकाल लेंगे, मगर अगर आपने अपने 2 मिनट बचा लिए एग्जाम में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दे। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कुछ ट्रिक्स को आपको आपको यूज करनी चाहिए एग्जाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पोस्ट करते रहिए, मैं लास्ट में लूंगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम पेपर भरने में रहते हैं, तो पेपर भरने में मत रहिए। स्कूल में तो चलता है, मगर बाद में जब आप धीरे धीरे कॉलेज में आते हैं, या फिर आप स्पेशली आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो पेपर भरना आई डोंट थिंक इतना लॉजिकल होता है। व्हाट इज लॉजिकल इज कि आपके आर्ग्यूमेंट्स कितने वैलिड। तो एड आपको सिंपली दिखाता हूँ। पहला एड है, इसमें
आलिया भट्ट जो है वो पर्क की चॉकलेट खा रही है और काफी खुश दिखाई दे रही है। ठीक है, फोटो देख के हम भी खुश हो गए। सेकंड ऐड है, आई एम सॉरी, इसको मार्कर को बंद कर देता हूँ। सेकंड ऐड है कोका कोला का, ओपन अ कोक, ओपन हैप्पीनेस। इसको देख के हमें एक फीलिंग आ रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे हम बैठे हैं और कोक पीने से हम खुश हो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं, चीनी का पानी है। बस कोक ने एक फीलिंग, इस फोटो को देख के एक वाइब सी आ रही है कि यार एक हम एक हैप्पी में, और कोक की ऐसी बोतल को देख के हमें लग रहा है यार हम भी कोक पिए। तस्वीर को देख के मन कर रहा है। और तीसरा एडवर्टाइजमेंट है एक टेलीफोन कंपनी का, एटीएनटी एक टेलीफोन कंपनी है। उसका जो नेटवर्क कवरेज है वो ब्लू डॉट से दिखाया गया है। और वेराइजन एक कंपनी है जिसका नेटवर्क इस तरह से दिखाया गया है। तो ऑफ कोर्स वेराइजन इज बेटर, और वेराइजन का ये एड है जो ये दिखा रहा है कि हमारा नेटवर्क इतना तगड़ा है एटीएनटी के कंपैरिजन, जो डेटा को यूज कर रहे हैं। लॉजिकली हमें देखने पे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सही है, वेराइजन इज बेटर कंपनी, ये एड है उसका। तो अब तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं और तीन तरह की चीजों को उन्होंने यूज किया है। रिटोरिक एक चीज होती है जिसका मतलब होता है दी आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। आप आंसर लिख के एग्जामिनर को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो हमें नंबर दे, हमारा आंसर अप्रिशिएट करे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की यही ब्यूटी है, एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद आया तो वो आपको नंबर देगा, कन्विंस कर पाया उसे कि वो सही है तो आपको नंबर देगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है, मगर उसमें आपको रिटोरिक का यूज करना चाहिए अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो। रिटोरिक तीन तरह की होती है। एक तो होता है इथॉस। इथॉस का मतलब होता है कि फेमस लोगों के कोट यूज करें, या फिर एक्सपर्ट का नाम लिख दें उसमें कि एज पर अल्फ्रेड नोबल ये स्टेटमेंट हुआ करता था, या फिर आइंस्टीन ने ये कहा था। ठीक है ना, इस तरह की चीजें हम अगर लिखें, किसी बड़े व्यक्ति ने कोई चीज कही हो। यहाँ पर उसका कैसे यूज हो रहा है, आलिया भट्ट एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और अगर वो पर्क खा रही है इसका मतलब पर्क अच्छी ही होगी। ठीक है, ये हमारे दिमाग में बैठाया जाता है। और इथोस को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हमारी चीज अच्छी है। अमिताभ बच्चन कभी कैडबरी चॉकलेट या बीकाजी भुजिया नहीं खाते होंगे, कभी नहीं खाते होंगे बीकाजी वो अपने लाइफ में, मगर वो बीकाजी खाते हुए मिलते हैं टीवी पे। वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो प्रूव करना चाहते हैं कि भैया अमिताभ बच्चन खा रहा है तो आप भी खाओ। उसके बाद में है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है यूजिंग फीलिंग्स, इमोशंस को आप यूज करके लोगों को कन्विंस करो कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। कोका कोला उस इस एड में क्या कर रही है कि ओपन अ कोक, ओपन हैप्पीनेस। वो ये बोलना चाह रही है कि आप जैसे ही कोक ऐप ओपन करोगे आप हैप्पी हो जाओगे, आप एक ब्यूटीफुल जगह पे बैठे हो, सनशाइन आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो आप कोक के साथ में, तो कोक का मतलब है हैप्पीनेस। ये उन्होंने पैथोस का यूज करके प्रूव कर दिया। और तीसरी चीज है लोगोस, यानी कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स, रिसर्च, डेटा, ग्राफ आप प्रेजेंट कर दो और यूजर को जज करने दो कि सच में बताओ लॉजिकली क्या सही है क्या गलत है। जो कि इस कंपनी ने किया है, ये दिखा रहा है कि भाई हमारा नेटवर्क इतना तगड़ा है, उनका नेटवर्क इतना बेकार है, तो आप बताओ कि लॉजिकली कौन सी चीज सही है। तो ये तीन तरह की चीजें यूज करके हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज गलत है या कोई चीज सही है, तीनों बहुत ही काम की चीजें हैं। आपके कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हो तो आप ट्राई करो कि इन तीनों चीजों में से मिनिमम एक या दो चीजें तो आप उसमें इंक्लूड करो। आप किसी फेमस पर्सन का कोट इंक्लूड करो, या आप कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो कि क्योंकि ये चीज है इसलिए ये चीज है। कोई लॉजिक दो अपने किसी तर्क का जो आप दे रहे हैं। और पैथोस मतलब है कि इमोशन आप उसमें डाल सकते हैं कि लोगों को, कि ये योजना सरकार लेके आई थी और इससे इतने लोगों की हंगर सॉल्व हुई, और इससे थोड़ा सा एक इमोशनल ट्रिगर भी हो सकता है आंसर में कि क्यों ये योजना अच्छी है, या इस तरह की चीजें आप समझ रहे होंगे। मैं आपको टूल समझा सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली नहीं कह सकता कि आपको आंसर कैसे लिखना है, तो आपको सोचना है। और ये एक बहुत ही एडवांटेजेस चीज है, इसको कैसे यूज करना है वो आपको देखना है। फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन राइटिंग का ये होना चाहिए, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। इंट्रो आपको सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन लिखने से पहले उसका एक इंट्रो लिखना चाहिए, 2 या 3 लाइन का छोटा सा बैकग्राउंड स्लाइड इंट्रोडक्शन, कि हम क्या किस चीज की बात कर रहे हैं और आगे आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और जो बॉडी होनी चाहिए वो प्रिफरेबली पॉइंट वाइज होनी चाहिए। और पैराग्राफ वाइज भी पॉइंट्स हो सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 एक पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 2 दूसरा पैराग्राफ, मगर ऐसा नहीं हो कि एक पैराग्राफ में दो आइडियाज हैं और दूसरे पैराग्राफ में उस सेकंड आइडिया का कंटिन्यूएशन है। हर एक पैराग्राफ एक इंडिपेंडेंट आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लियर कंसाइज राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ या पॉइंट वाइज लिस्टिंग।
और तीसरा कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। लोग बॉडी पे ही खत्म कर देते हैं कि मैंने आंसर लिख दिया, बॉडी खत्म हो गई, पर कंक्लूजन लिखना जरूरी है। फिर लास्ट में इन कंक्लूजन या फिर जो भी है, ऐसे करके आपको अपने मेन आइडियाज का एक कंक्लूजन एक सेंटेंस या दो सेंटेंस में आपको लिख देना चाहिए। तो एक बहुत अच्छे फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपके स्कूल में आपको और अच्छे से समझा सकते हैं, मगर ये टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर देने से पहले, क्योंकि आगे मैं एग्जाम आपका लूंगा वापस से, क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम का रियल एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करने से पहले आप कम से कम 10 ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए जो सेम उसी तरह के सेटिंग्स में डिजाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका सुबह पेपर होने वाला है 9 से 10 बजे, तो आप कम से कम 10 पेपर ऐसे दे दीजिए सुबह 9 से 10 बजे के बीच में हो, आप एक शांत कमरे में बैठे हो, सेम वही सेटिंग हो, वही उतना ही टाइम लगे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, सेम वही एग्जाम वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए। और वो 9 से 10 पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए अलग अलग दिन, या 10 दिन कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है। मैं बताता हूँ, मैंने जब आईआईटी जेई का एग्जाम दिया था 2009 में, तो मेरे साथ में एक और जिन्होंने एग्जाम दिया था, शुभम तुलसियानी, जिनकी रैंक 2 थी आईआईटी जेई के एग्जाम में। रैंक 1 और रैंक 2 के लोग बड़े बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो उसको मैंने देखा था एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हुए। उसने 2 महीने तक कंटिन्यूअसली उस आईआईटी जेई जो अभी एडवांस्ड होता है, उस समय आईआईटी जेई ही कहते थे उसे, उसके 2 पेपर हुआ करते थे, सुबह 9 से 12 और शाम को इवनिंग में एक और पेपर 3 घंटे का। तो उसने 1 महीने तक या 2 महीने तक उसने रोज एक आईआईटी जेई का एग्जाम दिया है, 9 से 12 और 2 से 5 बैठ के वो एग्जाम देता था जैसे रियल एग्जाम चल रहा हो। उससे हुआ ये क्या, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, उसके 10 पेपर देने के बाद में उसके दिमाग से वो फियर ही निकल गया। उसको ये पता चल गया कि जब पेपर मेरे पास आएगा तो मुझे सबसे पहले क्या करना है। पहले दिन जो उसने मिस्टेक की वो उसने अगले दिन नहीं की, फिर उसके अगले दिन नहीं की, फिर उसके अगले दिन नहीं की। और जो सिली मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन उसको कोर्स वर्क याद हो गया, जो मिस्टेक्स वो अवॉइड कर सकता था वो उसने पूरी तरह से अवॉइड कर दी। और अल्टीमेटली उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। और उसको ये लगा ही नहीं, जब वो रियल एग्जाम देने गया तो उसको लगा कि मैं जस्ट अनदर मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, कोई नर्वसनेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो लोग नर्वसनेस पूछ रहे हैं ना, उसका इलाज मैं बताता हूँ, यही इलाज। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा इलाज है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। कम से कम 10 पेपर पूरे के पूरे अच्छे से एग्जाम सिटिंग में सेम उसी तरीके से जरूर दे के आइए, तब एग्जाम में जाइए। और अगर आपको नहीं मिलते हैं, पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर ही दे दीजिए। कोई बात नहीं, आपने वो सॉल्व कर रखे हैं, फिर से दे दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है तो। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट सीरीज होती है, जो भी ऐसी सीरीज होती है, उनको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सब लोगों के साथ में आप पेपर देते हैं तो एग्जाम का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है। तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत एडवांटेजेस रहती है। ओके। सो ये हम सब लोगों का का सारा जो पीपीटी का मैटर है वो यही है। अब इसके बाद में हम आते हैं उस एग्जाम पर जो स्टार्टिंग में मैंने लिया था। अभी क्या करेंगे, वापस से वही ये 2 मिनट मैंने लिखा है, इसको मैं 1.5 कर देता हूँ। ये 2 मिनट नहीं है, ये 1.5 है। 1.5 मिनट्स आपको मैं दूंगा, और आपको फिर से सॉल्व करने होंगे वही 4 क्वेश्चन, मगर इस बार आप जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें उन चीजों का ध्यान रखेंगे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, जो आज की क्लास में हमने समझा है उन चीजों का ध्यान रखेंगे। फटाफट से अपने पेपर पे ये एक टेबल बना लीजिए और ओएमआर भरते रहिए। और मैं 1.5 मिनट आपको दूंगा, वही 4 क्वेश्चंस होंगे। एक सेकंड में स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ। ओके। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप हो गया है। ये क्वेश्चन के सही आंसर हैं ये। आप अब दो चीज कीजिए, एक जो अपने क्लास के स्टार्टिंग में जो आपने एग्जाम दिया था उसका स्कोर और फाइनल टेस्ट स्कोर आप लिखिए और कंपेयर कीजिए कि कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि राइट आंसर +4 था, रॉन्ग आंसर -1 था, तो उस हिसाब से मार्किंग कीजिए। डिड यू लर्न एनीथिंग, आप खुद ही एनालाइज कीजिए। मुझे आपके टेस्ट पेपर नहीं चाहिए, ये बहुत ही इररिलेवेंट सा टेस्ट है, इसका कहीं यूज नहीं है। बस मैंने आपको थोड़ी चीज पॉइंट प्रूव करने के लिए ये टेस्ट आपके सामने रखा था। तो चैट में अपने फीडबैक्स भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ओके, कैलकुलेट करके और मुझे बताइए कि क्या फर्क रहा। ओके, सो कई सारे लोगों का काफी अच्छा रिजल्ट रहा। लोगों ने +1 सिक्योर किया है। इसका मतलब यह है कि उनका कुछ ना कुछ एडवांटेज हुआ बिना बिना किसी नॉलेज के। यानी आपको 4 क्वेश्चंस नहीं आते थे मगर फिर भी आपका एडवांटेज हो गया। तो यही चीज मैं प्रूव करना चाहता था कि आपको नॉलेज हुए बिना भी आप कई सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं जिससे आप 2-3% का भी अगर आपने फायदा किया अपने एग्जाम में, तो बहुत बड़े डिफरेंस को क्रिएट कर देता है वो। और 2-3% तो कम बोल रहा हूँ मैं, 5%, 10%, 20% फायदा जरूर होता है, स्पेशली जो एग्जाम के प्रिपरेशन के रिलेटेड जो चीजें मैंने बताई हैं उनसे। और दूसरी चीज मॉक टेस्ट देने से। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अब हम क्यू एंड ए पे आते हैं। क्यू एंड ए की हम बात करेंगे, ठीक है? तो अभी इसको बंद कर देता हूँ। क्यू एंड ए पे हम आते हैं फटाफट से। हम क्यू एंड ए फटाफट लेते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जिनेश्वर पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू प्लान अ टाइम टेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, देयर आर टाइम्स वेयर इन सिचुएशन डिमांड्स टू इधर चूज बिटवीन वर्क एंड स्टडीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वर्किंग पर्सन अपना वर्क के बाद में डेली जो उनको टाइम मिलता है उसको वो मैनेज करें। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। ऑल्सो आई ऑल्सो यूज टू वर्क, और उस समय मैं कुछ तैयारियां किया करता था, तो मेरे पास पर्सनल टाइम बिल्कुल नहीं बचता था। दैट इज द कॉस्ट यू हैव टू बियर। और वीकेंड्स पे स्पेशली आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए। इवन आप एक टाइम टेबल आप बना लेंगे तो चीजें, कई सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मैं एग्जैक्टली exactly आपको नहीं बता सकता कि आपको कब टाइम निकालना है, मगर आप ये कर सकते हैं कि आप अगर अपने वर्क पे हैं तो आप कई सारी ऐसी चीजें बना के लाई हैं कि जो आप रिवीजन कर सकते हैं। जब वर्क पे वो रिवीजन वाले पेपर्स आप यूज कर सकते हैं, तो अपने वर्क टाइम को आप थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर मोर और लेस थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, मगर इट्स वेरी डुएबल एंड मेनी पीपल डू दैट। सो हिम्मत नहीं हारनी, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको टाइम टेबल क्या बनाना है, और जो बनाना है उस पर स्टिक रहिए। मैरिड लाइफ के साथ में कैसे स्टडी करना है, अगेन वही चीज है, वर्क या मैरिड लाइफ है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर को आपको समझाना चाहिए कि उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये होती है कि डिस्ट्रैक्शंस कई सारे होते हैं, इश्यूज कई सारे होते हैं, प्रॉब्लम्स कई सारी होती हैं, पर पर्सनल चीजों को साइड में रख के और प्रोफेशनली थोड़ा सा बैठ के एक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, इट्स टफ बट यू कैन डू दैट। आई मीन मेनी पीपल हैव डन दैट। लो पीरियड को कैसे हैंडल करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन। मोटिवेशन नहाने की तरह होता है। हम रोज नहाते हैं ना, तो नहाते हैं तभी हमारे शरीर की गंदगी दूर होती है। वैसे हमारे माइंड की जो गंदगी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, लो पीरियड्स, लो फीलिंग्स हैं, वो दूर होते हैं मोटिवेशन से। और मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि एक दिन ले लिया तो वो चलता रहता है। जैसे हमें हमारे शरीर को रोज नहाने की जरूरत है, वैसे रोज मोटिवेशन लेने की जरूरत है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आप अपने दोस्तों से बात करके कर सकते हैं, वो आप वीडियोस देख के ले सकते हैं, किताबें पढ़ के ले सकते हैं, मगर अब डेली डोज ऑफ मोटिवेशन आपको लेना बहुत जरूरी है अगर आप एक लो पीरियड में हैं। ओके, क्वेश्चन रिगार्डिंग कट ऑफ। अगर अ, अगर किसी
एग्जाम, अगर किसी एग्जाम का कट ऑफ कुछ भी हो और रहा और इस साल से उस एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया हो या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस इंक्रीज हो जाए, तो इस केस में क्या करें? गेट एग्जाम के लिए ही बताएं। ओके, तो कट ऑफ एक डेंजरस चीज है, मगर मोर और लेस सेम रहती है। ये सही है कि अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है तो आप थोड़ा सा अनलकी उस जगह पे हो सकते हैं। तब आपको अ, ये श्योर शॉट पता नहीं चल सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उस केस में थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको होगा जरूर, मगर मगर आप अपने टीचर से बात करके या फिर थोड़ा बहुत आइडिया तो ले सकते हैं कि आप कट ऑफ का यूज आप कहाँ करते हैं, कि आपको कैसी तैयारी करनी है। क्या इस एग्जाम में बहुत लंबे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आते हैं या छोटे से क्वेश्चंस आते हैं जिनको फटाफट फटाफट हमें सॉल्व करना है? तो उस तरह का तो सब्जेक्ट का जो जो एग्जाम का जो प्रारूप होता है, जो फॉर्मेट है, वो आपको आप समझ सकते हैं कि हमेशा से जो रहता आया है वही होने वाला है, या फिर अगर उन्होंने चेंज कर दिया है तो लेंथ, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है, उस चीज से जज तो कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत एडवांटेज तो आप उस सिचुएशन में लेने की कोशिश कीजिए। ओके, this may not apply to computer based aided test based exam where the question are dynamic in nature. The more correct question you answer, the tougher the question gets. हाँ, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज पूछी गई है कि जैसे आप सही आंसर देते हैं तो आपके क्वेश्चंस ही चेंज हो जाते हैं आपकी टफनेस के हिसाब से। तो उस तरह की सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, उसका तो एग्जैक्ट आंसर दे पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक एग्जाम है। और अगर एग्जाम एग्जाम के क्वेश्चंस टफर और टफर होते जा रहे हैं तो इनफैक्ट आपकी मार्किंग भी इंप्रूव होगी उस तरह से। तो इस केस में मैं ये सोचूंगा कि आप प्रेशर को हैंडल करने की प्रैक्टिस कीजिए, कि आप प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, यही बेस्ट होगा। प्लीज गिव प्लीज गिव सम सजेशन फॉर बैंक एग्जाम्स दैट डिपेंड मेनली टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी जो मैंने बताया है, आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, और आप ही को एक डिसिप्लिन्ड वे में अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कोई और द बेस्ट टाइम टेबल इज द वन विच यू फॉलो। अगर आप कोई टाइम टेबल बना के उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कितना भी अच्छा हो उसका कोई काम नहीं है। तो उसको फॉलो कीजिए, आपको टाइम कहाँ से निकालना है, कब निकालना है, वो आप डिसाइड कीजिए और निकालिए उसको। आप सत्यश्री सिंह बोल रहे हैं कि आफ्टर एलिमिनेटिंग टू ऑप्शन रेस्ट टू ऑप्शन आई एम ऑलवेज एंड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन, एनी सजेशन फॉर सॉल्विंग माय प्रॉब्लम? अगर आपके पास में 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप दो चीजों को एलिमिनेट कर चुके हैं, तो सबका फिर एक ही आंसर लिख दीजिए, जैसे मैंने बताया आपको। वो भी पॉसिबल नहीं है तो सबका ऐसा कर दीजिए कि भैया जो पहला ऑप्शन है वो मैं सब में भर दूंगा। और ये ये एक प्रोबेबिलिटी पे छोड़ दीजिए। अगर आपका खुद का लक इतना खराब है कि आप हमेशा रॉन्ग ऑप्शन को टिक कर देते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी पे छोड़ दीजिए कि जो दो ऑप्शन है उनमें से जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको, पांच पांच क्वेश्चन ऐसे हैं तो उनमें सब में ऊपर वाला ऑप्शन में भर दूं। तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ प्लस माइनस आपका हो जाए। प्लीज कोट, करण राज बोल रहे हैं, प्लीज कोट स्पेशली ऑन लास्ट मंथ थिंग्स फॉर जेई जनवरी 2024 अटेम्प्ट। ओके, कभी भी अटेम्प्ट करना हो, कोई भी एग्जाम हो, लास्ट मंथ में लास्ट 2 या 3 दिन में कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करना है। लास्ट मंथ में रिवीजन ही होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ लिया उसका, जो आपने रिवीजन के क्विक नोट्स बना रखे हैं उनको रोज गो थ्रू कीजिए, रोज अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए। और कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिए, सेम सेटिंग में बैठ के। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वही उस समय देने चाहिए। हाउ टू डिफरेंशिएट इन इथोस इन लोगोस एंड दे काइंड ऑफ फील द सेम। इथोस का मतलब होता है कि आपने अ, किसी एस्टेब्लिश्ड चीज का, जो पहले से प्रूवन चीज है, उसका यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूज किया कि किसी फेमस पर्सन का कोट है, या कोई क्रिकेटर या फिर मूवी स्टार है जिसने ऐड किया, उसी तरह से आप कोई इम्पोर्टेंट एजेंसी है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे लिए मतलब ये पर्क चॉकलेट खाना इसलिए एसेंशियल है क्योंकि आलिया भट्ट भी इसे खा रही है। ठीक है ना, इसमें लोगोस नहीं है, लॉजिक तो बहुत गलत है कि वो कर रहा है इसलिए हमको करना चाहिए। ठीक है ना, लॉजिकल नहीं है ये चीज कि उसने किया है इसका मतलब ये हमें भी करना चाहिए, मगर इसमें इथॉस है कि उसने किया है तो मतलब सही होगा। ये इथॉस होता है। लोगोस ये होता है कि आप लॉजिक दीजिए कि भाई दवाई लेने से हम ठीक हो सकते हैं, दवाई हमारे शरीर में जाकर हमारे इस पोर्शन पे, ये बॉडी के इस ऑर्गन पे ये इफेक्ट डालने वाली है। और
ये इफेक्ट डालने के बाद में हमारे बॉडी में ऐसा ट्रिगर होता है कि हम ठीक हो जाते हैं। ये हुआ लॉजिक, आपने दवाई का दिया और उसी दवाई का आपने दिया कि ये दवाई अमिताभ बच्चन भी खाता है, इसलिए हम भी खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। Sir, how to maintain consistency and be motivated throughout preparation for as I am preparing for IIT JEE? For सेम वही है, मोटिवेशन रहने के लिए जितने ज्यादा सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, अपने पीयर से बात करना, अपने टीचर से बात करना, अ, अपने यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लेना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी फीलिंग में रहना, अच्छा खाना, अच्छा सोना, ये मोटिवेशन का तरीका। सर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो सही है, लेकिन मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता है, तो कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको कितनी चीजें कब पढ़नी है, कितने टाइम में पढ़नी है। और कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है तो भी बीच में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। मॉक टेस्ट चलो आप नहीं देंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद देंगे, मगर प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करना जरूरी है, छोड़िए मत। अगर आपने एक भी टॉपिक पढ़ा है और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं तो वो टॉपिक तो आपका पक्का हो गया। अब ये कह सकते हैं कि मेरा 60% सिलेबस हो गया। How should we attempt mock test after completing course? Should we start giving them even if the course? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट जो होते हैं जनरली वो टफ बनाए जाते हैं एग्जाम से, तो उनको देने के बाद में डिप्रेस नहीं होना है कि उसमें हमारे बहुत कम नंबर आ गए। उनको बस एक प्रैक्टिस की तरह ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं, जो अपने अपने मॉक टेस्ट बनाती हैं, वो जानबूझ के कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टफ इसलिए बनाती हैं, वो ये सोचती हैं कि जो बच्चे हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ते वो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वो बोलेंगे ये कोचिंग तो इतने टफ क्वेश्चन बनाती है, इसका मतलब ये इतना टफ चीजें पढ़ाती होगी, इसलिए वो टफ बनाते हैं। तो इसलिए टफ बनाए तो उसमें डरना नहीं है, आपको मॉक टेस्ट को एकदम आराम से लेना है। दूसरी चीज, अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो अवॉइड कीजिए मॉक टेस्ट देना, कोर्स कंप्लीट के बाद ये मॉक टेस्ट दीजिए। कोर्स कंप्लीट होने से पहले सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते जाइए, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी। सर हाउ टू मैनेज वर्क एंड स्टडी बैलेंस? आई एम वर्किंग 10 AM to 7 PM, हाउ टू allocate टाइम टू स्टडी? ये पूरी तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि आप रात में पढ़ना चाहेंगे, दिन में पढ़ना चाहेंगे। आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे रिलैक्स करेंगे खुद को, खुद के माइंड को कैसे आप बैलेंस आउट करेंगे। और इसमें थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, 10 से 7 बजे तक आपका माइंड पूरी तरह से पजल्ड हो जाता है, तो बीच में आप थोड़ा सा मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हैं कि 7 बजे के बाद में आके थोड़ा रिलैक्स हो गए, थोड़ा आधा घंटा टीवी देख लिया, कोई एक सीरियल आता है वो देख लिया, या कुछ भी ऐसा कुछ यूट्यूब चला लिया, जिससे आप फ्रेशन अप हो गए। और फिर आपने अलोकेट कर लिया कुछ टाइम अपनी स्टडी के लिए, और उस टाइम को रिलीजियसली फॉलो किया, फिर टाइम टेबल बना के उसको रिलीजियसली फॉलो करो, इसका कोई और सोल्यूशन। What strategy should be for +1 -0.33? सेम, +3 -1 +1 -0.33 सेम है, सेम है ये दोनों। सर गिव टिप्स फॉर गेट एग्जाम चूजिंग ऑप्शन। मैं इस चीज का समझा नहीं, चूजिंग ऑप्शन आई मीन जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मैंने बताया वो हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। स्पेशली गेट एग्जाम के अंदर आप किस चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इस चीज का ये आप आइडिया नहीं दे पा रहे हैं, सॉरी। हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड फाइट विद डिप्रेसिंग थॉट्स, हाउ टू बी बिलीव इन योरसेल्फ। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड रहने का तरीका है कि डेली मोटिवेशन होना चाहिए, जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे हम रोज मोटिवेट होते हैं। Sir, learning from any teacher who is perfect in any particular just give you that particular knowledge, but learning from you is something. ये तो appreciation है, thank you so much. आपने question time में डाला, but still thank you so much. If you have gained any knowledge from it, I am glad. गेट में हाई वेटेड सब्जेक्ट नहीं हुआ तो क्या करें? ऑफ कोर्स गेट में ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा और उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते होंगे। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जो एकदम बैलेंस आउट हर एक सब्जेक्ट को बराबर ट्रीट करता है, कोई भी नहीं हो सकता। आप एक बार एनालाइज कीजिए पिछले कुछ सालों के पेपर्स को। सर जेएलपीटी एग्जाम के बारे में बताएं, उसकी प्रिपरेशन कैसे की आपने? जापानीज लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इस से रिलेटेड नहीं है, मगर फिर भी बता देता हूँ। उसमें आप इंटरनेट पे किसी भी या कोई भी अच्छी गाइड बुक लेके आप पढ़ सकते हैं उसको, कोई भी इंटरनेट का कोर्स ले लीजिए या फिर गाइड बुक ले लीजिए, डजेंट मैटर। हाउ टू सिक्योर अ गुड स्कोर इन यूपीएससी बोथ प्री एंड मेंस? बहुत ही जनरल आंसर, बहुत ही जनरल क्वेश्चन, इसका आंसर मैं कैसे दूं? हाउ टू सिक्योर अ गुड स्कोर पूरा का पूरा मेरा क्लास ही इसी पे था, और बाकी तो मेहनत करो। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट सीएससी एग्जाम, आई एम इन सेकंड ईयर, हाउ मच आवर शुड आई स्टडी? कोई सही आंसर नहीं है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ो, कोई सही आंसर नहीं है इसका। 6 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे,
कोई सही आंसर ईबीएसईओ का पेपर आ रहा है, कैसे क्रैक करें? इंग्लिश और मैथ्स नहीं तैयार है, इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। अ, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए। जो चीज नहीं आती है उससे डर लगता है, मगर अगर आपने कुछ नहीं से 5% भी कर लिया तो वो अचीवमेंट ही है आपके लिए। पहली सीढ़ी चढ़ना भी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत होती है। तो कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है, यही सोच के आप ये मत सोचिए कि मेरे को पूरा पूरा पहाड़ चढ़ना है, बस पहली सीढ़ी चढ़नी है, बस ये सोचिए। पहली सीढ़ी जब चढ़ लें तब सोचना सिर्फ दूसरी सीढ़ी चढ़नी है। तो अपने बड़े बड़े टास्क को छोटे में ब्रेक करेंगे तो काफी इजी होगा आपके। सर, शुड यू अटेंड मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स और वी शुड स्टार्ट गिविंग देम इवन आफ्टर द कोर्स इज नॉट कंप्लीटेड? कोर्स कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट मत दीजिए, मगर अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो लास्ट में दे दीजिए मॉक टेस्ट। ओके, और मॉक टेस्ट के रिजल्ट से अपने आप को थोड़ा उदास नहीं करना है। मॉक टेस्ट टफ ही होते हैं जनरली मेन एग्जाम से। Out of syllabus, whenever we are going through setbacks again and again, what time should we need to do we have to involve in multitasking? Do you something? अगर लाइफ में कई सारे सेटबैक्स आ रहे हैं तो मैंने अगेन कहा, ये मोटिवेशन से रिलेटेड चीज है। आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत है, अपने माइंड को शांत रखने की जरूरत है, और मोटिवेशन एक डेली डोज है, उसको डेली लेते रहिए। I have syllabus previous paper books, so how should I start? I want to see syllabus as a map, but in case syllabus in my head is sky, I can't find end and start. ब्रेक कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, एक चीज से स्टार्ट कीजिए, और जनरली काफी सारे बैक टू बैक टफ सब्जेक्ट्स को मत ले लीजिए। एक आप टफ सब्जेक्ट लें तो दूसरी बार कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, ताकि आपका मन लगा रहे और आपका बैलेंस बना रहे। एक टफ के साथ में एक इजी सब्जेक्ट, इस तरह से आप कंबाइन कीजिए। पूरे पूरे वही जो पहाड़ वाली सिचुएशन, पूरा पहाड़ एक साथ नहीं चढ़ना होता, एक एक स्टेप चढ़ना है। एक स्टेप चढ़ा, फिर अगला स्टेप चढ़ा, फिर अगला स्टेप, इस तरह से। जित जित कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है, ये सोच के काम कीजिए। सिलेबस कैसे जल्दी कंप्लीट करें? मॉक टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही देना है कि आधा कंप्लीट करके, कि पूरा कंप्लीट करके? मॉक टेस्ट आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। मगर अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो लास्ट में आप मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिए। उससे पहले टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ओके, सो कोई भी ओपन क्वेश्चंस नहीं है। सबने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे। बहुत अच्छा लगा मुझे। अ, बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज आई। मोटिवेशन से रिलेटेड कई सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, टाइम टेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये दो इश्यूज ऐसे हैं जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। तो मोटिवेशन का तो मैंने बताया कि आप मोटिवेशन, आपको एक सोर्स ढूंढना है और उस सोर्स को आपको फॉलो करते जाना है। और मोटिवेशन एक बार लेने से नहीं होगा, डेली लेते रहना है। डेली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए, चाहे आप कोई, अगर आपको मोटिवेशन मेडिटेशन या फिर योगा करने से आपका माइंड शांत होता है तो वो कर लेते हैं। या फिर अगर आपको अच्छी चीजें सुन के होता है, यूट्यूब की वीडियोस देखने से होता है, या फिर आपको कोई बुक पढ़ने से होता है, तो आप वो चीज ले लीजिए। आप सब चीजें ट्राई कीजिए, अभी पता नहीं कि कैसे होने वाला है। तो सब चीज ट्राई करो कि यार मेरा मन कैसे लगे, मेरे को अपने फ्रेंड से बात करनी है। ऐसे लोगों से बात मत करना जो आपको डिप्रेस कर देते हैं, उनको एकदम दूर रखना। जो हमेशा बोलते हैं बहुत टफ है यार, कैसे करेंगे, या क्या करेंगे क्या करेंगे, या फिर ऐसे लोग भी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हो कि क्या पढ़ रहा है, चल छोड़ यार कुछ नहीं, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहें, बच के रहें अपने एग्जाम टाइम में। बाकी रिलेशन किसी से खराब मत कीजिए, अपने एग्जाम टाइम में थोड़ा दूर रहें ऐसे डिस्ट्रैक्शन से, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, एक टाइप का। ठीक है, तो अभी आते हैं थोड़ा रिव्यू और फीडबैक पर। की टेक अवे हमारी इस क्लास से आपके क्या थे, आप हमें जरूर बताइए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की, मुझे क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए आप सबको ये नॉलेज शेयर करने के लिए। आप इस लिंक पर जा सकते हैं, link.lla.in TCC feedback। ये लिंक, क्या हम इस लिंक को चैट में डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका?
ओके, मैं आप इस लिंक को चैट में कैन यू प्राची प्लीज कैन यू पोस्ट दिस इन द चैट? तो क्या फीडबैक आप दे दीजिएगा 1 से 5 तक की स्केल में, आप कैसे रेट करते हैं हमारे स्कोर को? बोनस है, अगर आपने अपना वीडियो टेस्टिमोनियल बना के हमारे फीडबैक पेज पे डाला, तो मैं अपनी वेबसाइट पे भी इसको फीचर करूंगा। आपके वीडियो मैसेजेस का वेट करूंगा, मैं सारे मैसेजेस देखता हूँ, कमेंट्स भी मैं सारे पढ़ता हूँ अपने वीडियोस पे उसी तरह से। और अगर आपने वीडियो मैसेज डाला तो हमारी वेबसाइट पे वो फीचर हो सकता है कि ये हमारे कुछ रिव्यूज थे कोर्स के। तो प्लीज आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिव्यूज एंड फीडबैक। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, या फिर कहीं जहाँ पे आपसे मुलाकात हो पाए। This was all for today's session. Thank you so much for coming. You are a lovely audience, and I enjoyed a lot interacting with you. Thank you so much.